नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फाइनली हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 की एनसीईआरटी पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी को। तो जिसने भी अभी तक हमारी क्लास 6 एंड 7 की क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है। प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के आप अभी के भी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की भी लिंक प्रोवाइड कर दी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमारे स्टोर के माध्यम से एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, या तो आप लिंक के माध्यम से हमारे स्टोर से डायरेक्टली नोट्स को परचेस कर लीजिएगा। अदरवाइज हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमसे एनसीईआरटी के नोट्स ले सकते हैं। और एंड इसके अलावा एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की हमारी जो अभी तक की क्लासेस आई हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप जाकर के हमारी एनसीईआरटी की इस प्रीमियम सीरीज की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो आज से हम क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी में आपको 5 इकाइयां देखने को मिलती हैं, जिनमें आपको कुल मिलाकर के 8 चैप्टर डिस्कस करने को मिलेंगे। कितने? 8 चैप्टर दिए गए हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि हमको क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी के इन सभी 8 चैप्टर्स में मिलाकर के कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने को मिलेंगे। एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि हमने क्लास 6 एंड क्लास 7 के एनसीईआरटी में अभी जो कुछ भी पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक चीजें थी, बहुत ही बेसिक चीजें थी। लेकिन क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी में आपको जो कुछ भी पढ़ने को मिलेगा, ये उन सभी से मैं कह सकता हूं कि एक लेवल ऊपर की बातें हैं। ठीक है, यहां पर आपको बेसिक बातें बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। टू द पॉइंट फैक्चुअल जानकारियां ज्यादा दी गई हैं, जिनसे प्रश्न अधिक बनते हैं। तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं बताता चलूं। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, एंड उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो जो टॉपिक दिए गए वो सारे आप नोट कर लेना, एंड इस तरह से चैप्टर को समझो, ठीक है, कि आपको दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो इस क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। अगर आपने क्लास 6 एंड 7 के एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक्स को पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि इन दोनों बुक्स का, इन तीनों बुक्स का, क्लास 6, 7, 8, इन तीनों बुक्स का नाम सिमिलर है। क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटी की बुक का नाम था सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1, 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 और 8 में 3। तो ये तीनों बुक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपने 6 एंड 7 की क्लासेस अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर हमने बहुत सारे शब्दों की परिभाषा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक की बेसिक जानकारियां प्राप्त की थी, जो आपको क्लास 8 में देखने को नहीं मिलेंगी। यहां पर टू द पॉइंट फैक्चुअल जानकारियां ज्यादा दी गई हैं। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। तो हमें सबसे पहले क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी के पहली इकाई में देखना है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में। अगर हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, तो यहां पर हमें डिस्कस करना है संविधान किसे कहते हैं, संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, एंड भारतीय संविधान में जो बातें दी गई हैं, उनकी मुख्य बातों को मैं यहाँ पर डिस्कस करना है, विशेषताओं को डिस्कस करना है, जैसे कि संघवाद हो गया, शक्तियों को बंटवारा हो गया, ठीक है, मौलिक अधिकार हो गए, धर्मनिरपेक्षता हो गया, संसदीय शासन पद्धति हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। एंड इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 में हम धर्मनिरपेक्षता को समझेंगे कि धर्मनिरपेक्षता आखिरकार किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है, एंड भारत की धर्मनिरपेक्षता अन्य देशों से किस तरह से अलग है। इकाई 2 में संसद तथा कानूनों का निर्माण, यहां पर हम समझेंगे चैप्टर नंबर 3 में कि आखिरकार संसद में कानून का निर्माण किस तरह से किया जाता है, और किसी भी कानून के निर्माण होने में क्या प्रक्रिया पूरी लगती है। इसको हम बहुत ही डिटेल में यहां पर समझेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही डिटेल में समझेंगे। इकाई 3 न्यायपालिका, और चैप्टर नंबर 4 में हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि न्यायपालिका के स्तर कितने हैं, ठीक है, न्याय पाने की क्या क्या मतलब सुविधाएं गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं। अगर आपके पैसे नहीं है तो आप कैसे न्याय पा सकते हैं, और भी कई सारे टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि न्यायालय के बारे में आपको यहाँ पर इतनी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप इसके बाद में नहीं भी पढ़ते हैं तो आप खुद जाकर के अपने लिए न्याय पा सकते हैं। न्यायालय की सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चैप्टर इकाई नंबर 4, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, हाशिए की आवाज। अच्छा, हाशिए शब्द का जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, हाशिए का अर्थ होता है समाज से अलग किया हुआ समुदाय, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा आदिवासी समुदाय जो रहता है एक समाज से अलग होकर के रहता है, ठीक है, तो उनके लिए ये चैप्टर ज्यादा ही रहता है। एंड इसके अलावा जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके ऊपर आधारित है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपकी जो कॉपी होती है, ठीक है, कॉपी की पूरी पूरी होती है, कॉपी में एक लाइन दी जाती है, ऐसे ठीक दी जाती है, तो ये वाला जो पार्ट रहता है इस पूरी की पूरी पेज से अलग रखा जाता है, तो इसे हाशिया कहा जाता है। इसी तरह से समाज से अलग रहा हुआ समुदाय जो होता है उसे हम कहते हैं हाशिया, ठीक है। तो इनमें दो चैप्टर मिलते हैं, एक पहला हाशिएकरण की समझ के आखिरकार हाशिएकरण किसे कहा जाता है, इसके क्या क्या परिणाम रहते हैं, दूसरे में हाशिएकरण से निपटने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, निपटना, ठीक है।
तो इन टॉपिक को समझेंगे। इकाई 5 में आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। इकाई 5वीं जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी चैप्टर को इतना डीपली नहीं भी लेते हैं तो इन दोनों चैप्टर को बहुत ही डीपली लेना है। सबसे पहला जन सुविधाएँ और दूसरा कानून और सामाजिक न्याय। इसमें आपको अपने अधिकारों के बारे में जानने को मिलेगा, ठीक है? कानून आपके लिए क्यों ज़रूरी है और कानून आपके लिए क्या करता है, संविधान आपके लिए क्या करता है, सरकार की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मुझे पता जब मैं इसके नोट्स बना रहा था तो बड़ा मुझे अचंभा हो रहा था कि क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी में इतनी सारी जानकारियां दी गई हैं एंड इसको पढ़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को कैसे नहीं जान पाता है, ठीक है? तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर हैं उनको बहुत ही ज्यादा डीपली कवर करूं, जिससे कि जितने भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए एंड दोबारा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक छोटी सी सूचना यहाँ पर देख लीजिएगा। देखो, हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प के द्वारा मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैंने खुद एनसीईआरटी के नोट्स तैयार किए हैं, साथ ही साथ प्रश्नोत्तर श्रृंखला को भी तैयार किया गया। अभी हम टेस्ट सीरीज जो हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला इसको नहीं चला रहे हैं। अप्रैल के मिड से मैं कह सकता हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, उसके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं बट अभी कंप्लीट नहीं है तो इसे रोका गया है कुछ टाइम के लिए, ठीक है? ताकि हम जब आए तो कंप्लीट करके ही जाएं। हम कई बार स्टार्ट कर चुके हैं बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस बार पूरा कंप्लीट करने के लिए हम थोड़े से रुके हुए हैं एंड इसकी तैयारी करें। जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम टेस्ट सीरीज पूरी लेकर के आएंगे एंड क्लास 6 से लेकर के 12 तक की कंप्लीट करवाएंगे। बट हाँ, अभी हमने एक हमारा एनसीईआरटी करंट अफेयर और स्टडी जीके के लिए एक टेलीग्राम का पैड चैनल लॉन्च किया है, जहां पर हम डेली एनसीईआरटी करंट अफेयर और स्टडी जीके की क्विज चलाते हैं। तो एक टेस्ट सीरीज की तरह अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस सीरीज में एनसीईआरटी की 2023-24 की पाठ्य पुस्तक को कवर किया गया है, जो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी की है, ठीक है? बाकी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की जो हमारी न्यू क्लासेस चल रही हैं उसमें 2020 से लेकर के 2023-24 तक का जो सिलेबस है उसका समग्र निचोड़ दिया गया है, ठीक है? तो सारे कवर किए गए अपडेटेड नोट्स है, बट ये 2023 के न्यू सिलेबस पर आधारित है। हमारे नोट्स जो है सिविल सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए गए। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर शिक्षक भर्ती या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ये नोट्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने ना यहाँ पर एक छोटी से छोटी चीज को कवर किया है, ठीक है? अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बीपीएससी का एग्जाम में भी हुआ था, लोगों ने मतलब इतने अधिक मैसेज किए कि साबित कर दिया कि हमारे नोट्स ही सबसे बेटर हैं। हम आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे नोट्स को पढ़ेगा वो अपने लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त करेगा। नोट्स को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसका ध्यान रखते हुए दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 इन दोनों ही यूट्यूब चैनल पर एनसीईआरटी की जो हमारे नोट्स हैं इनकी क्लासेस भी करवाई गई हैं, जिससे कि आप हर नोट्स के टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझें, जिसमें सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को हमने विस्तार से पढ़ा है, ठीक है? साथ ही प्रश्नोत्तर श्रृंखला को भी कराया गया, ठीक है? हिस्ट्री की एंड ज्योग्राफी की प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल चुकी है। तो जिसने भी अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हमने टेलीग्राम पर देखो 2 टेलीग्राम चैनल है, एक पेड एंड एक फ्री है। फ्री वाले पर भी हम एनसीईआरटी की अभी देखो हिस्ट्री की एक मैं बता रहा हूं आपको, क्लास 6 से लेकर के 8 तक के जितने भी एनसीईआरटी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को क्विज के रूप में हमने हमारे पैड नहीं सॉरी फ्री टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिया है। तो आप ज्वाइन करो एंड वहां पर क्विज के रूप में अपने टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आप यूज करते हैं तो। बाकी फोर्स में नहीं करा। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारतीय संविधान। चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका वीडियो आ चुका है बट आप दोबारा क्यों बना रहे हो? देखो, हमारी एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की पॉलिटी की सीरीज है इसको हम 2 फेज में कवर कर रहे हैं। एक हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पर हम अलग अलग वीडियो बनाकर लाएंगे, कई पार्ट्स में उसे कवर किया जाएगा एंड दूसरा पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है? एक ही वीडियो में जो हम कवर करेंगे तो सभी टॉपिक को बड़ा आसानी से हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है? और जो अलग अलग पार्ट्स वाले वीडियो आएंगे उसमें हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? बट ये जो हमारे कंप्लीट वीडियो एक आएगा ये पार्ट्स वाले वीडियो से ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहला जो हमें टॉपिक मिलता है चैप्टर नंबर 1 का, वो संविधान किसे कहते हैं, संविधान किसे कहते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो चैप्टर में ना एक एग्जांपल दिया गया था खेलों का, ठीक है? तो मैंने एग्जांपल को एग्जैक्ट रख लिया। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको बाद में डेफिनेशन दे दूंगा जिसको आप नोट कर लेना, ठीक है? एग्जांपल पर ज्यादा ध्यान मत दो, इसे समझने का प्रयास करो कि संविधान किसे कहते हैं। तो एग्जांपल में कहा जा रहा है जैसे फुटबॉल का खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल का नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई भी खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता।
ठीक है। अगर किसी खिलाड़ी की बाँ गेंद को छू जाती है तो उसे फाउल या फिर गलत माना जाएगा। हम सभी जानते हैं कि हर एक खेल का कोई ना कोई नियम होता है, जैसे कि क्रिकेट का नियम होता है, ठीक है। फुटबॉल का नियम होता है, वॉलीबॉल का नियम होता है। अगर फुटबॉल को आप हाथों से खेले लगोगे तो फुटबॉल नहीं रह जाएगी, वो वॉलीबॉल बन जाएगी। इसी तरह से क्रिकेट का भी नियम होता है, ठीक है। कैच पकड़ने का अलग नियम है, बॉलिंग करने का अलग नियम है। तो सभी खेलों के अलग अलग नियम होते हैं। अर्थात अच्छा, जो यहाँ पर कहा जा रहा है, अर्थात अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों से खेलने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर एक खेल को परिभाषित करने के लिए उसका एक अलग नियम होता है, ठीक है। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं, ठीक है। इन नियमों से खेलों को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है। अब इसका अगर हम पूरा निचोड़ आपको बताएं तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है, जैसे सभी खेलों के कुछ तय नियम होते हैं, ठीक है। इन नियमों से ही हम इन खेलों को परिभाषित करते हैं। अगर इन खेलों में कोई नियम ही ना हो, ठीक है, अगर फुटबॉल का कोई नियम ना हो, वॉलीबॉल का कोई नियम ना हो, क्रिकेट का कोई नियम ना हो, तो हम एक खेल से दूसरे खेल के बीच में फर्क नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। सभी खेल एक समान हो जाएंगे। तो अलग अलग खेलों के हम अलग अलग नाम नहीं रख पाएंगे। तो एक खेल से दूसरे खेल के बीच में फर्क हो, इसलिए जरूरी है कि इन सभी खेलों के कुछ नियम हो, ठीक है। इन खेलों को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने के लिए हम इन नियमों को बनाते हैं। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं इसमें डेफिनेशन, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे आप नोट कीजिएगा। जैसे सभी खेलों के कुछ नियम तय होते हैं, इन नियमों से खेलों को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच में फर्क करने में मदद मिलती है, ठीक है। आगे कहा जा रहा, आगे आप यहां से नोट कर लीजिएगा, इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ नियम होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, ठीक है। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अब इसको ना थोड़ा सा डीपली चलते हैं और इसको बारीकी से समझते हैं हमारे एग्जांपल्स की मदद से, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहां पर यह कि जिस तरह से अलग अलग खेल को परिभाषित करने के लिए और एक खेल से दूसरे खेल के बीच में फर्क करने के लिए हम खेलों में नियम डालते हैं, ठीक है, खेलों के नाम डालते हैं कि भाई इस खेल का नियम ये है, इस खेल का नाम ये है। उसी तरह से इन खेलों की तरह समाज के भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, ठीक है। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है। अलग अलग समाजों के बीच में फर्क पता चलता है, जैसे कि एक लोकतांत्रिक देश होता है, एक राजतांत्रिक देश होता है। ये कैसे होता है? नियमों के आधार पर, ठीक है। कोई पूर्ण लोकतांत्रिक देश होता है, कोई पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं होता है, ठीक है। तो ये किसके बल पर होता है? नियम के बल पर ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हमारे चाइना को देखोगे तो अपने आप को लोकतंत्र बोलता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसी तरह से रूस हो गया, इसी तरह से और भी देश आपको मिलेंगे। नेपाल कुछ टाइम पहले तक पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं था, ठीक है। तो किसी भी समाज के जो नियम होते हैं वही उस समाज का स्वरूप तय करते हैं कि वो समाज कैसा होगा। एंड एक समाज से दूसरे समाज के बीच में फर्क मतलब करते हैं, ठीक है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। देखो, जब हम यहाँ पर समाज शब्द का इस्तेमाल करें तो समाज से आप एक देश, एक समुदाय, एक वर्ग ले सकते हैं। देखिए, समाज का इस्तेमाल, यहाँ पर समाज शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अगर हम किसी विशेष वर्ग या दो वर्गों का यहाँ पर उपयोग करते, जैसे कि हिंदू और मुसलमान का वर्ग इस्तेमाल कर लेते, तो अन्य वर्गों या फिर अन्य समुदायों की यहाँ पर उपेक्षा हो जाती। कैसे होती है उपेक्षा, उसको समझो। जैसे कि हमने यहाँ पर दो समाज रख लिए, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो हिंदुओं में भी कई सारे वर्ग आते हैं। हिंदू में जातिवाद आता है, अमीर गरीब आते हैं, ठीक है। और मुसलमानों में भी अगर आप देखो तो सिया सुन्नी और भी कई सारे लोग आते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा मुसलमानों में भी अमीर गरीब आते हैं, शिक्षित अशिक्षित आते हैं। तो समाज शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए किया गया ताकि समाज में सभी वर्ग आ जाते हैं, ठीक है। सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स होते हैं, जो मूलभूत नियम होते हैं, ये हैं, ये समाजों के बीच में क्या करते हैं? फर्क बताने का काम करते हैं। एंड दूसरा, किसी भी समाज का स्वरूप बताते हैं कि समाज कैसा है। हिंदू धर्म के अपने नियम है, मुसलमान धर्म के अपने नियम है, ईसाई धर्म के अपने नियम है। तो ऐसे इन समाजों के बीच में फर्क बताने का काम करते हैं यही नियम, ठीक है। अच्छा, जो बड़े समाज होते हैं इनमें कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, जैसे कि कई बड़े बड़े जो देश हैं, अगर आप देशों में देखोगे तो अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं। जैसे हमारे देश में देख लो, लगभग सभी धर्म के लोग हमारे देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पर ऐसा होता है वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। जैसे कि हमारे देश में अगर आप देखोगे तो एक संविधान है और उस संविधान के नियमों का पालन सभी समुदाय के लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान को जब बनाया जा रहा था तो बनाते समय सभी समुदाय के लोग बैठे थे। 300 लोगों की एक सभा बैठी थी, जिन्होंने लगभग 3 साल में पूरे के पूरे संविधान का निर्माण किया था, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जो आधुनिक हमारे देश हैं वहां पर जो आम सहमति विकसित की जाती है, जो नियमों का एक समूह बनाया जाता है, उसे लिखित रूप में पाया जाता है आमतौर पर आधुनिक देशों में, ठीक है। जिस दस्तावेज में हमें ये नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे भारत देश में जो संविधान बनाया गया उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई, उसको यहाँ पर
पर हम डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है सन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। इससे पहले क्या था, हमारे भारत देश में संविधान सभा के गठन की मांग हो रही थी, बट ना तो कांग्रेस ने अपनी नीतियों में इसको शामिल किया था और ना ही किसी और का इसके ऊपर, किसी और राष्ट्रीय नेता के इसके ऊपर विशेष ध्यान ध्यान था। ठीक है, मांग चल रही थी, कई सारे नेता लोग मांग कर रहे थे, बट यार इसको ना बहुत ही डीपली, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भाई एक स्ट्रॉन्ग विजन की तरह इसको नहीं देखा जा रहा था। ठीक है, तो 1934 का टाइम पीरियड ऐसा था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधानसभा के गठन, सॉरी, संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी नीतियों में शामिल कर लिया। केवल भारतीयों के को लेकर के बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेजी से बढ़ गई, आगे आई। देखो 1934 तक क्या था, हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई संविधान सभा का गठन करना है जो कि भारत देश के लिए कानून बनाए, भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाए, तो इसके लिए उसमें अंग्रेजों की अधिकृति मिलना, अंग्रेजों से क्या है कि परमिशन मिलना जरूरी था। ठीक है, अंग्रेजों के बिना परमिशन लिए हम ऐसा नहीं कर सकते थे। तो यहां पर क्या है ना कि मांग की जा रही थी। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो अंग्रेजों के सामने अपनी मांग को रख रही थी। ठीक है, समाज के सामने अपने मांग को रख रही थी, विश्व के सामने अपने मांग को रख रहा था। ठीक है, तो जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो हमारे भारत देश में कई सारे बदलाव आए थे, अंग्रेजों की सत्ता यहां पर कमजोर पड़ रही थी और इसी टाइम दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जाए दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो कितने थे। ठीक है, प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा 300 लोग थे इस संविधान सभा में। कितने थे? 300 लोगों ने इस संविधान सभा में ज्वाइनिंग ली थी और 300 लोगों ने मिल करके इन 3 सालों के दौरान, ठीक है, 1946 से लेकर के 1949 के बीच में इस पूरे संविधान की रचना की। ठीक है, अभी बाकी इस जानकारी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक बात यहां पर बताई जा रही है जिसको आप समझ लीजिएगा। तो दिसंबर 1946 से लेकर के नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अब इसके बाद में कहा जा रहा है 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और अपना भविष्य तय करने का मौका मिला था। कहने का अर्थ यहां पर यह कि 150 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। ठीक है, और लगभग 150 साल के बाद में हमारे भारतीयों को यह मौका मिल रहा था कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकें। इससे पहले जितने भी हमारे भारत में कानून लागू किए जाते थे अंग्रेजों के टाइम पर, उसमें किसी भी भारतीय का कोई भी रोल नहीं होता था। अंग्रेज अपने हिसाब से हमारे लिए कानून बना करके लाते थे और हमारे ऊपर लागू कर देते थे। लेकिन 150 साल के बाद में हमारे भारतीयों को यह मौका मिला कि अपनी नियति और अपना भविष्य तय कैसे किया जाए। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। अच्छा, यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, आदर्श। आदर्श शब्द का अर्थ क्या होता है इसको समझ लो। देखो, आदर्श शब्द का अर्थ इस चैप्टर में जो दिया गया है, इस चैप्टर में जो कहा जा रहा है वो ये कि जब कोई लक्ष्य या फिर सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या फिर सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे हम कहते हैं आदर्श। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, या फिर कहें कि जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो उससे जो हमारे भारत देश के लोगों के अंदर सिद्धांत जागृत हुए कि हमारा देश एक ऐसे आगे बढ़ेगा, जो लक्ष्य जागृत हुए कि हमें ऐसे बढ़ना है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो मतलब भावनाएं जागृत हुई, उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उन भावनाओं को, उन लक्ष्यों को या फिर उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए एक संविधान का यहां पर निर्माण किया गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक यहां पर हमें डिस्कस करना है कि किसी भी देश को आखिरकार संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने ये तो बात कर ली कि संविधान किसे कहा जाता है, एंड हमारे भारत देश में संविधान की रचना का जो पूरा का पूरा प्रक्रिया रही थी वो क्या रही थी। ठीक है, पूरी प्रक्रिया नहीं, बहुत ही बेसिक जानकारी हमने यहां पर देखी है। अब हमें बात यहां पर यह करनी है कि किसी भी देश को संविधान की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ती है। ठीक है, एंड इसमें हम नेपाल के 2 एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है, और उसके माध्यम से समझेंगे। तो पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि आज दुनिया के ज्यादातर देशों के पास में अपना संविधान है। जितने भी देश अपने आप को लोकतांत्रिक मानते हैं फिर नहीं भी मानते हैं, ठीक है, उन सभी के पास में देखो नियमों की सूची तो होती ही है। ठीक है, और उसी को संविधान कहते हैं। तो ज्यादातर देशों के पास में आज संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों से यह उम्मीद की जाती है, की जा सकती है कि उनके पास में अपना संविधान जरूर होगा, अर्थात उनके पास में अपने नियम होंगे। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वो एक नियमों के ऊपर चलता होगा और वो नियम एक संविधान के रूप में उनके पास में होंगे। ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिन देशों के पास में अपने संविधान होते हैं वे सभी देश लोकतांत्रिक देश ही होंगे। समझो बहुत ही बारीकी से, कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हम सभी देशों से उम्मीद ये कर सकते हैं कि वो
अपने पास उनका अपना एक संविधान होगा, ठीक है? लेकिन जिस देश के पास में अपना संविधान है, हम उससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश ही होगा। क्योंकि अगर हम चाइना को देखें तो उसके पास में अपना संविधान है, लेकिन वो पूर्ण रूप से एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। हम अगर रूस की बात करें तो उसके पास भी अपना संविधान है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं है। नेपाल कुछ टाइम पहले अगर आप 1990 से लेकर के 2005-6 तक 7-8 तक देखोगे तो एक पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास में संविधान था। तो संविधान होना ये हम उम्मीद कर सकते हैं लगभग सभी देशों से, लेकिन संविधान है इसलिए वो देश एक लोकतांत्रिक देश होगा, ये सभी देशों से हम उम्मीद नहीं कर सकते, ठीक है? आगे कहा जा रहा है कि संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। किसी भी देश के लिए जो संविधान होता है कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब इन उद्देश्यों को यहां पर हम समझने का प्रयास करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिरकार किसी भी देश को लोकतांत्रिक देश बनने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान करने चाहिए और किसी भी देश को हम पूर्ण लोकतांत्रिक देश कब कह सकते हैं। ये तीन बातें यहां पर हमें अब समझनी है। तो यहां पर जो कई उद्देश्यों की बात की गई उनमें से तीन उद्देश्य यहां पर मैं डिस्कस करने जो चैप्टर में दिए गए हैं। आइए एक एक करके सभी पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो पहला उद्देश्य जो यहां पर दिया गया वो कहा जा रहा है कि यह दस्तावेज अर्थात संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, अर्थात उन लक्ष्यों को, उन सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करता है अर्थात संगठित करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपने के अनुसार रच सकते हैं। कहने का अर्थ यहां पर यह कि संविधान ऐसे नियमों का समूह है, ठीक है, एक ऐसे नियमों का समूह अपने पास में रखता है जिस पर आधारित जिसके आधार पर किसी भी देश के नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और अपने सपने के अनुसार रच सकते हैं या फिर देख सकते हैं, फिर चला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे जो फांसी पर चढ़े हों, जिन्होंने गोलियां खाई हों या फिर जो भी जेल गए हों, ठीक है, इन सभी लोगों ने अपने सपनों का एक देश देखा था कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारे देश के लोग ऐसे होने चाहिए, और वो उनको जो उस समय का देश था उसमें जब मिलाकर देखते थे तो उनको नहीं मिलता था। वो कहते थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर वैसा देश नहीं था। तो उन्होंने जब आजादी पा ली तो जैसा सपना उन्होंने देखा था उन सभी सपनों को, अपने आदर्शों को संविधान में रख दिया कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारा समाज, हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। ठीक है, कहने का अर्थ यहां पर यह कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, ठीक है, वो अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अपने सपनों और इच्छा के अनुसार नियम बनाए और उनको संविधान में रख लिया। और संविधान ही ये बताता है कि किसी भी देश का या फिर हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सनातन धर्म के अपने नियम होते हैं जिनको हम कह सकते हैं उनका अपना संविधान है। ठीक है, तो वो संविधान बताता है कि सनातन धर्म कैसा होगा, यहाँ के नियम कैसे होंगे, यहाँ के लोग कैसे होंगे, वेशभूषा कैसी होगी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा। इस्लाम के अपने नियम है तो वो अपना बताता है। भारत देश के अपना कानून, अपने संविधान है तो वो बताता है कि भारत देश कैसा होगा। ठीक है, पाकिस्तान का अपना संविधान है तो पाकिस्तान कहता है कि भाई हम एक इस्लामिक राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं देते हैं, सभी धर्मों को हम सहमति देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से संविधान ये बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ऊंच नीच या फिर शिक्षित, अशिक्षित। ठीक है, कई समुदाय के लोग रहते हैं, उनके बीच में कई बातें समान भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि शिक्षा सभी को प्राप्त करनी है, खाना सभी को खाना है। ठीक है, इसके अलावा रोजगार सभी को चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत ही हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में शादी को ही ले लें, ठीक है, शादी सभी को करनी होती है। ठीक है, अगर हम शादी को ही ले लें तो हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सभी धर्मों के लोग जो हैं शादी करने का जो तरीका है उनका अलग अलग है। हिंदुओं में अलग तरह से शादी होती है, मुसलमानों में अलग तरह से शादी होती है, सिख में अलग तरह से होती है, ईसाइयों में अलग तरह से होती है। एंड सिर्फ धर्म में ही नहीं, एक ही धर्म के अंदर उनकी संस्कृति भी अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। जैसे अगर आप सनातन धर्म में देखोगे, हिंदू धर्म में, तो आप अगर दक्षिण भारत में जाओगे तो कई सारे इलाके आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर दिन में शादियां होती हैं एंड वहां पर कुछ विशेष प्रकार की रस्में भी आपको मिलेंगी। आप उत्तर भारत में आ जाओ, मध्य भारत में आ जाओ, यहां पर आपको क्या है कि रात में शादियां आदि होती देखने को मिलेंगी। एंड इसके अलावा आपको उत्तर और मध्य भारत में कुछ रस्में आपको ऐसी मिलेंगी जो दक्षिण भारत से अलग होंगी। आप पहाड़ी इलाके में चले जाओ, ठीक है, बिल्कुल मतलब हिमाचल साइड में चले जाओ, तो वहां पर आपको शादी की जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हमारे देश में आमतौर पर कई सारे समुदाय के लोग रहते हैं और कई सारी चीजों में वो समान भी होते हैं। ठीक है, कई सारी चीजों को, कई सारे नियमों को
समान रूप से पालन भी करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सभी लोग, ठीक है, सभी बातों पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है, संविधान में नियमों का एक ऐसा समूह दिया गया है जिसको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। भाई अगर एक साथ सभी को रहना है तो किसी न किसी एक बात पर सहमत होना होगा, और वो एक बात संविधान में दी गई है। संविधान जो है ऐसे नियमों का समूह अपने पास में रखता है जिसमें देश में रहने वाले सभी समुदाय के लोगों को मानना ही होगा, ठीक है। उन्हीं नियमों के अनुसार हमें देश को आगे चलाना होगा, ठीक है। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। अर्थात इसी संविधान के द्वारा हम ये तय करते हैं कि हमारे देश की सरकार कैसी होगी, एक राजा होगा या फिर कई सारी सरकारें होंगी, संघवाद होगा या संघवाद नहीं होगा। संघवाद किसे कहते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अर्थात सरकार का एक स्तर होगा या फिर एक से अधिक स्तर की सरकारें होंगी, ठीक है। अर्थात हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, ठीक है, सरकार में किस तरह से नियम बनाए जाएंगे, ठीक है, हम उन सभी चीजों को तय करता है संविधान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन बातों का मतलब समझने के लिए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। अच्छा, अभी तक हमने जो यहां पर समझा है, जो पहला उद्देश्य संविधान का है, उसको समझने के लिए हम दो अलग अलग परिस्थितियों को यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताजा इतिहास की घटनाएं। अच्छा, समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है। देखो, ये जो समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है, ये हमने नीचे रख दिया है, ठीक है, और डिटेल में इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। किसको मंजूरी दी है? अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। अब जब नेपाल के पास में पहले से एक संविधान था, तो यहां पर एक अंतरिम संविधान की या फिर कहें कि दूसरे संविधान को मंजूरी देने का सवाल कहां से आता है, जरूरत इसकी क्यों पड़ी? तो सवाल ये उठता है कि जब नेपाल से में पहले से ही संविधान था, तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल तो भाई बहुत बड़ा है कि भाई अगर आपके पास में एक संविधान है, एक नियम है, तो दूसरा नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और उस नियम को खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि नियमों का समूह था पूरा, ठीक है। हमारे देश में अभी तो ऐसा हुआ नहीं, नेपाल में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। कुछ समय पहले अगर आप देखोगे तो नेपाल एक राजतंत्र था, वहां राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास में होगी। समझो क्या कहा जा रहा है। कहा यहां पर यह जा रहा है कि 1990 में नेपाल में एक संविधान बनाया गया था, ठीक है, जिसमें यह कहा गया था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता रहेगी, ठीक है, अर्थात निर्णय लेने का अधिकार राजा को होगा, ठीक है। शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में होगी, और राजा जो है एक ही परिवार का होगा और राजा का बेटा ही राजा वहां पर बनता चला आएगा। अगर ऐसा है तो यहां पर जनता की पूर्ण रूप से नियम को बनाने में भूमिका नहीं है, ठीक है। इसलिए ये एक राजतंत्र रहेगा, इसे एक राजतांत्रिक देश कहा जाएगा। यहां का शासन राजा के हाथ में रहेगा, ठीक है। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। नेपाल की जो जनता थी वो कई दशकों से अर्थात दसियों सालों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इसी संघर्ष के फलस्वरूप सन 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। कब मिली कामयाबी? सन 2006 में राजा की सत्ता को इन्होंने खत्म कर दिया और इसमें इनको कामयाबी मिल जाती है। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर ही चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। नेपाल के लोग चाहते थे कि वो एक लोकतांत्रिक देश के रास्ते पर चलें, ठीक है। अब अगर उनको एक लोकतांत्रिक देश की राह पर चलना है तो उसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए होगा, क्योंकि अगर पिछले संविधान की बात करें तो पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में होगी, और अगर ऐसा होगा तो ये देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा। लोकतांत्रिक देश वही होगा जहां पर शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में ना होकर के बल्कि जनता के हाथ में होगी, ठीक है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी और वो प्रतिनिधि आगे जाकर के शासन की सर्वोच्च सत्ता को संभालेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर राजा की बात की गई है, ठीक है। तो ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता है। अगर इनको एक लोकतांत्रिक देश की राह पर चलना है तो इस संविधान को हटा करके एक नया संविधान बनाना होगा। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे, अर्थात उसमें वो लक्ष्य नहीं थे, वो सिद्धांत नहीं थे, वो जो अपने देश के लिए चाहते थे, जिसके लिए वो लड़ रहे थे कि हमारा देश इस तरह का होना चाहिए। हमारे देश को हमने एक सपने के रूप में देखा है और जब तक वैसा देश नहीं बनेगा हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है
एक मिनट, हाँ, आगे कहा जा रहा है जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे। अगर जैसे हम देखते हैं कि भाई फुटबॉल का अगर नियम बदल जाए, ठीक है, कि भाई इसे हाथ से खेल सकते हैं, तो फुटबॉल नहीं रह जाएगी, वॉलीबॉल रह जाएगी। एंड अगर क्रिकेट का जो नियम जैसे कि बॉलिंग करने का है, ठीक है, अगर बॉलिंग को हम हाथ घुमा कर नहीं डायरेक्टली फेंकने का नियम रख दे तो वो भी बदल जाएगा, ठीक है, कैच करने का नियम बदल देते हैं तो वो भी बदल जाएगा खेल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे किसी एक खेल के नियम बदलते ही वो पूरा का पूरा खेल बदल जाता है, इसी तरह से नेपाल में अगर संविधान बदल जाता है, ठीक है, अगर वहां का संविधान बदल जाता है तो वहां की पूरी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहां के नियमों को बदलना होगा, ठीक है, नए समाज की रचना की जा सके, जिससे कि नए समाज की रचना की जा सके। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने सन 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया और इसको स्वीकार किया। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिरकार नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ था उसकी पूरी स्टोरी क्या है। जो भी हमने देखा था समाचार पत्रों की जो बात की गई थी वो स्टोरी यहाँ पर दी गई है। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी यहाँ पर समझेंगे। पहले बिंदु में कहा जा रहा है नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके थे, अर्थात जनता कई सारे आंदोलन यहां पर कर चुकी थी, लड़ाइयां लड़ चुकी थी। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। कहने का अर्थ यहां पर यह कि भाई 1990 तक बहुत सारे यहां पर संघर्ष हो चुके थे, जिसके बाद में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की गई। लेकिन इस लोकतांत्रिक शासन की स्थापना में एक छूट रख दी गई कि भाई शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में होगी, लेकिन वो एक लोकतांत्रिक देश की राह पर चलेंगे, ठीक है। अर्थात आमतौर पर आजादी तो दे दी गई, लेकिन मतलब आजादी देने के बाद भी एक लूप होल रखा गया कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के ही हाथ में होगी, राजा की पावर को खत्म नहीं किया गया, ठीक है। अर्थात राजतंत्र यहां पर कहीं ना कहीं बना रहा, ठीक है। 12 साल तक ये जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी इसी तरह से चलती रही और आम जनता जो थी धीरे धीरे अपनी मतलब आगे बढ़ती रही, मतलब अपने इसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बनी रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन के बढ़ते प्रभाव का बहाना बना करके सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यहां पर सन 2002 अक्टूबर तक आते आते राजा ज्ञानेंद्र ने एक बहाना दिया कि माओवादी संगठनों का हमारे गांव पर बहुत प्रभाव बढ़ रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि हमारा देश एक दिन गुलाम बन जाए, और इस वजह से मैं मजबूर हूं कि अपने देश की शासन की सर्वोच्च सत्ता अपने हाथ में लें। और इन्होंने सेना की मदद से जितने भी शासन के कार्य थे, जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी के ऊपर अपना कब्जा लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। 3 साल के अंदर इन्होंने क्या किया, शासन की पूरी जो सत्ता थी, जितने भी शासन की बागडोर थी, अपने हाथ में ले ली, पूरा सिकंजा कस लिया। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ में एक 12 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किया। अच्छा, इनको प्रॉब्लम किससे थी, माओवादी संगठन से थी, ठीक है। तो 2005 में होता ही है कि नवंबर 2005 तक आते थे, फरवरी 2005 में इन्होंने पूरी की पूरी कब्जा ले लिया था पूरे देश पर, ठीक है, और नवंबर 2005 तक आते आते माओवादियों ने एक माओवादी और अन्य राजनीतिक दलों ने मिलकर के 12 सूत्रीय समझौतों पर दस्तखत किया कि भाई इस तरह का एक मतलब समझौता पूरा कर लिया, ठीक है। समझौते में क्या क्या था वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, समझौता यहां पर कर लिया। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल करने की उम्मीद दिखाई दी। जब समझौता हो गया तो इस देश की आम जनता को यह उम्मीद दिखाई देने लगी, जिसे हमारे देश में आजादी की उम्मीद दिखाई दे रही थी, तो यहां पर भी ऐसा लगने लगा कि अब हमारे देश में अमन चैन बहाल होगा, ठीक है, और लोकतंत्र की राह पर हम चलेंगे। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन, जो आंदोलन वहां पर चल रहा था लोकतंत्र के लिए, ठीक है, 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। पूरे देश के लोगों ने आंदोलन में भाग लिया और बड़े पैमाने पर आंदोलन होने लगा। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा, ठीक है। और 2008 तक आते आते राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल एक लोकतंत्र बन गया और इसके बाद में 2015 में आकर के इन्होंने अपना एक नया संविधान लॉन्च किया, या फिर कह सकते हैं एक नए संविधान को अपनाया, ठीक है। तो ये रहा पूरा नेपाल का संघर्ष, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा। यहां पर हमने एक संविधान का उद्देश्य देख लिया, अब हम यहां पर बात करेंगे संविधान के दूसरे उद्देश्य की, ठीक है। एक उद्देश्य तो हमने देख लिया, अब संविधान का दूसरा उद्देश्य हमें यहां पर समझना है। संविधान का दूसरा उद्देश्य होता है किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना कि इस देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है। अब समझो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में।
राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। नेपाल के पुराने संविधान में अगर हम देखें तो नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा या मंत्री परिषद, ठीक है, राजा और मंत्री परिषद के हाथों में होगी। अर्थात देश में जो भी निर्णय लिए जाएंगे राजा और उसके मंत्री मिलकर के निर्णय लेंगे। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या फिर राज्य व्यवस्था चुनी है, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ ये कि जहां कहीं भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहां पर किस अपने देश के लिए जो भी निर्णय लेने होंगे उसमें संविधान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वो निर्णय देश की जनता के हित में है या फिर नहीं है, ठीक है, या देश की जनता के हित में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये निर्णय, ये मतलब तय करना संविधान के हाथ में होता है। अब चूंकि यहां पर शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में थी, इसलिए नियम बनाने की भी जिम्मेदारी नहीं के ऊपर थी। ये अपने मन चाहे नियम बना सकते थे, ठीक है। जिस देश के संविधान में नियम बनाने के लिए विशेष प्रावधान नहीं होते, ठीक है, या फिर किसी एक व्यक्ति को अधिकार दे दिया जाता है कि आप जैसे चाहो नियम बना सको, उस देश को हम पूर्ण लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते। जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को स्वीकार किया है, ठीक है, वहां पर निर्णय प्रक्रिया, हाँ, वहां निर्णय प्रक्रिया के नियम, ठीक है, कि भाई क्या निर्णय लिया जाए, ठीक है, क्या निर्णय लिया जाए, क्या कानून बनाए जाए, इस निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। जैसे कि अगर हमारे भारत देश में देखोगे तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए संविधान में। इनको ध्यान में रखते हुए ही आप हमारे देश के लिए कोई भी कानून बना सकते हो, इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि जीवन का अधिकार दिया गया हमारे मौलिक अधिकारों में, ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा कानून हमारे देश में नहीं बना सकते हो जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का हनन करे, ठीक है। इस तरह से अगर संविधान जिस भी मतलब लोकतांत्रिक देश का बना हुआ है उसमें जो नियम दिए गए, ठीक है, निर्णय प्रक्रिया के लिए जो नियम तय किए गए हैं कि आपके देश में जो भी कानून बनेंगे उनके लिए इन नियमों को ध्यान में रखना है, ठीक है, वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं डीपली अगले चैप्टर में इस टॉपिक को और एक्सप्लेन करूंगा। आगे, लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं, ठीक है, ताकि हमारी ओर से भी सत्ता का जिम्मेदारी के साथ में इस्तेमाल करें। भाई लोकतंत्र में तो ऐसा ही होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता कहीं सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। भाई हमने अपना नेता तो चुन करके भेज दिया कि भाई आप हमारी ओर से सत्ता को संभालोगे, सत्ता की जिम्मेदारी को संभालोगे, ठीक है, सत्ता को संभालोगे, सत्ता का इस्तेमाल करोगे और हमारे लिए जो भी नियम बनेंगे उनको बनाने का काम करोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि यही नेता आगे जाकर के और मतलब भ्रष्ट हो जाएं और सत्ता का दुरुपयोग करने लगे, हमारे लिए कुछ गलत निर्णय लेने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है, भाई धोखेबाजों की कमी थोड़ी ना है। तो इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। संविधान में इस तरह की विकृतियों का भी उपाय दिया गया है कि भाई कोई भी नेता जो आप चुनकर के वहां पर भेजते हो वो आपके खिलाफ कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, ठीक है। अब जो भी निर्णय ले रहा है वो सत्ता का दुरुपयोग ना कर पाए, इसके नियम भी संविधान में दिए गए, ठीक है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ में भारी अन्याय हो सकता है और इसके बचाव के लिए संविधान में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये प्रावधान होते हैं आमतौर पर सभी देश के संविधान में होते हैं, हमारे देश के संविधान में भी किए गए, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके, ठीक है। अगर हम भारतीय संविधान को देखेंगे तो इसमें ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं एंड इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी कई सारे ऐसे अधिकार दिए गए, ऐसे कानून दिए गए हैं जिनकी मदद से हम सभी की रक्षा होती है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय ऐसा होता है कि संविधान में कुछ नियम दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिनकी वजह से राजनेता इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो मतलब इलीगली कर लें बात अलग की है, ठीक है, कि भाई संविधान को ना माने, ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्रों में, ठीक है, या फिर मतलब धोखेबाजी करके कर लें, चालाकी करके कर लें। जैसे कि अगर आपने अभी देखा होगा तो मतलब विकास दुबे कानपुर के थे, गैंगस्टर थे, हाँ, तो उनको मारने के लिए मतलब उन्होंने किसी नियम का उपयोग ही नहीं किया, गाड़ी पलटा दी, कहता कि गाड़ी पलट गई और भाग रहे थे तो गोली मार दी, ठीक है, भागोगे तो गोली मार दी, ठीक है। तो ऐसी कुछ ऐसे अपवाद एक दो आते रहते हैं, ठीक है, उनको आप हटा दो। लेकिन फिर भी संविधान में ऐसे कानून दिए गए हैं, ठीक है, जिनसे हमारी रक्षा होती रहती है। भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार, जैसे कि हाँ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर कुछ बताए भी गए हैं कि ऐसे एग्जाम्पल क्या क्या है। तो भारतीय संविधान जो है, ठीक है, एक मिनट इरेज कर लेते हैं।
भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है, ठीक है। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर अब देश के किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ ये कि भाई अगर कोई व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान है, जैन है, पारसी है या फिर ईसाई है, बौद्ध है, सिख है, तो इस धर्म के आधार पर आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसके अलावा नस्ल के आधार पर, ठीक है, आप उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। जाति के आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कि आप भाई दक्षिण भारत के हो तो उत्तर भारत में आकर नौकरी नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ठीक है। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया और इसका अर्थ यह है कि भारत के सभी व्यक्ति, सभी नागरिक समान है और देश के संपूर्ण भाग पर उनका अधिकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। अच्छा, भारतीय संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकार लास्ट में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, तो इस पर अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिटेल में दिए गए हैं तो हम यहां पर क्यों टाइम वेस्ट करें बहुत अधिक एक्सप्लेन करके। अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है उसको एक बार देखते हैं। एक मिनट। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या फिर लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो संविधान में लोकतंत्र की लोकतंत्र में संविधान की एक ये भूमिका रहती है कि भाई जैसे कि दो वर्ग हैं, एक ताकतवर है और एक कम ताकतवर है, ठीक है। तो जो ताकतवर समूह होगा वो कम ताकतवर समूह को दबाएगा। तो इस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि ताकतवर समूह कम ताकतवर समूह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल ना कर सके। लोकतांत्रिक समाजों में इस तरह की अस्वस्थ हालत पैदा हो सकती है जहां पर बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिसमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर आप हमारे भारत देश में देखोगे तो ईसाइयों की संख्या कम है। ईसाइयों के अलावा मुसलमानों की संख्या अभी तक तो कम थी, बट अब कम नहीं है, ठीक है। अब कम नहीं है, अभी तक कम थी। हम कह सकते हैं कि भाई भारत देश में अल्पसंख्यक समुदायों की जो संख्या है, जिसमें आपको जैन मिलते हैं, पारसी मिलते हैं, ईसाई मिलते हैं, सिख मिलते हैं जो कि अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, बौद्ध मिलते हैं, जैन मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आदिवासी समुदाय भी अल्पसंख्यक है। तो ये चूंकि अल्पसंख्यक है, ठीक है, अब ये वोट डाल करके अपनी सरकार बना नहीं सकते, ठीक है। इनका जो बहुमत है वो बहुत कम है, ठीक है। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि जिनके पास में वोट बैंक ज्यादा है, जैसे कि हिंदू धर्म, भारत देश में हिंदू बहुल्य है, ठीक है, हिंदू धर्म के लोग ज्यादा मिलते हैं देखने को, तो ये अपनी सरकार बना करके इन अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ कोई नियम बना दें, ठीक है, कि भाई तुमको ये आज से अधिकार नहीं है, या फिर आज से हमारा देश इस नीति के आधार पर चलेगा, हिंदू राष्ट्र की नीति पर चलेगा। या फिर कोई ऐसा नियम बना देते हैं कि भाई हिंदुओं में जैसे कि ब्राह्मण, अगर आप देखो तो पढ़े लिखे हैं ज्यादा आपको देखने को मिलते थे, आज तो मतलब सभी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आज तो हम ऐसा नहीं कह सकते, आजकल तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं रह गए, ऐसा मैं मेरा कहना है, ठीक है। मैं खुद ब्राह्मण हूं और इस बात को खूब अनुभव करता हूं कि आजकल के ब्राह्मणों को 90% ब्राह्मण ऐसे हैं जिनको ब्राह्मण कहने का अधिकार नहीं रह गया है, ठीक है, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है। ना ही उनको शिक्षा उतनी अच्छी ढंग से वो प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, ना ही अन्य क्षेत्रों में उतना योगदान है। तो ऐसा हो सकता है जैसे कि हिंदू धर्म में कोई एक वर्ग है जिसके पास में एक इलाका मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक ये गांव है, यहाँ पर ब्राह्मणों की संख्या है मान लेते हैं कि 90, ठीक है, 90, और अन्य वर्ग के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनकी संख्या है मात्र 10, ठीक है। तो ये 90 वाला 10 के ऊपर अपना जुल्म दिखा सकता है, मन मर्जी तरीके से इनसे काम करवा सकता है, मन मर्जी इनको पैसा देगा, इनकी चीजों का इस्तेमाल करेगा, इनकी बहन बेटियों के साथ उल्टा सीधा कर सकता है। तो इस ऐसा ना हो इसके लिए संविधान में प्रावधान दिए गए, ठीक है, ताकत का इस्तेमाल ना कर सकें। लोकतंत्र में समाज में इस तरह की अस्वस्थ हालत चूंकि पैदा हो सकती है जहां पर बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लेता रहे जिसमें अल्पसंख्यक की सहमति ना हो, ठीक है। इन 10 लोगों की सहमति के खिलाफ इनके साथ में अन्याय किया जा सकता है, उनका नुकसान हो सकता है, इस निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है, ठीक है। तो संविधान में कुछ ऐसे नियम दिए गए हैं जो इस बात का ख्याल रखा जाता है, जिन नियमों के तहत इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना रखा जा सके, ठीक है। जैसे कि हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि भाई हमारे देश में ना सरकारी नौकरियों की हम बात कर लें, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भाई ये एक वर्ग है जिसकी मात्र 10 संख्या है, ठीक है, और एक वर्ग ऐसा जिसकी 90 संख्या है, ठीक है। अब मान लेते कोई एग्जाम होता है, ठीक है, जहां पर क्या है कि जिनकी संख्या 10 है,
ठीक है, जो छोटा समुदाय है वो क्या है कि अपनी वहाँ पर भूमिका ही नहीं दिखा पाएगा। 90 लोग हैं, उनमें से 90 में से 10 तो ज्वाइन हो ही जाएंगे, ठीक है, ज्वाइन हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो छोटा समुदाय है उसको आरक्षण दिया जाता है कि भाई तुम भी देश को चलाने में या फिर आधिकारिक क्षेत्र में अपना योगदान दे सको, ठीक है। आरक्षण इसीलिए दिया गया ताकि जो देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो देश के किसी भी सुविधा से वंचित ना रह सकें। अगर देश सरकारी नौकरी निकालता है तो उसमें सभी को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक ही समुदाय के व्यक्ति वहां पर बैठ जाएं। हो सकता है कि भाई आप पढ़े लिखे हो, योग्य हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे समुदाय के अधिकारों का हनन करोगे, दूसरे समुदाय के लोगों को वो नौकरी करने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए यहां पर ऐसे कुछ प्रावधान दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहीं पर थे। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यक को किसी भी चीज से वंचित ना रखा जा सके, ठीक है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अल्पसंख्यक पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। जहां पर मतलब बहुसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर दबाव डालते हैं अपना, ठीक है। उनकी जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। हाशिएकरण वाला जो चैप्टर है उसमें हमें समझने को मिलेगा कि आदिवासी समुदाय के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना दबदबा बना करके रखा था, इस तरह का अत्याचार करते थे जो अगर हम सुन भी लें तो हमारी रूह कांप जाएगी, ठीक है। उनकी बहन बेटियों के साथ में, उनके लड़कों के साथ में मजदूरी करवाते थे, ऐसी कम तैसी कर शारीरिक शोषण करते थे, जब चाहते थे ऐसी की तैसी करवा लेते थे जंगलों में जाकर के, ठीक है। तो उनके साथ में ऐसा ना हो सके इसके लिए भी संविधान है, संविधान उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया। जब ऐसा हुआ था तो मतलब इसके लिए कानून बनाए गए थे और उनको कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए थे जिसको हम चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में, सॉरी 6 एंड 7 में डिस्कस करें, 5 एंड 6 में, या 5 एंड 6 में डिस्कस करेंगे। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा हिंदुओं में छुआछूत की बात है, ठीक है। तो ये एक अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर, एक मिनट, एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर, अर्थात हिंदू मुसलमान आप ले लीजिएगा, ठीक है। एक ही जगह पर हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या कम है, तो मुसलमानों के ऊपर वो अपना वर्चस्व ना दिखा पाए, ठीक है, उनके ऊपर अपना दबाव ना बना सके, उनसे मनमर्जी के हिसाब से उनके अधिकारों का हनन न कर सके, इसके लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं, संविधान में से प्रावधान दिए गए, ठीक है। इसे कहते हैं अंतर सामुदायिक वर्चस्व, ठीक है। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकें, जैसे कि मतलब अमीर गरीब की बात कर लेते हैं, हिंदू धर्म में ब्राह्मण हैं जैसे कि, ठीक है। ब्राह्मणों में कुछ ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और कुछ ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो जिनके पास बहुत पैसा है वो कम पैसे वाले या फिर निर्धन ब्राह्मणों के साथ में मतलब अनहोनी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं उनके अधिकारों का हनन कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसा ना हो इसके लिए संविधान में प्रावधान दिए गए, ठीक है, जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते तो क्या कहा जा रहा है? अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक की निरंकुशता, अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। संविधान का ये कार्य है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके ऊपर बहुसंख्यक समुदायों का दबदबा ना बने, इसके लिए कार्य करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, संविधान क्यों चाहिए, इसका तीसरा महत्वपूर्ण जो कारण है, अब उसको यहां पर समझो, ठीक है। दो कारण तो हमने समझ लिए, ठीक है। पहला कारण हमने देखा, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला कारण हमने यहां पर देखा था, एक मिनट, हाँ, पहला कारण देखा था कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा यह तय करना संविधान का पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा हमने देखा था किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। क्या? राजनीतिक व्यवस्था को तय करना, उस देश के लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। जैसे कि मतलब एक राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ यहां पर यह कि भाई किसी भी देश में जैसे कि भाई नेता लोग हैं, हमने अपना नेता चुन करके भेज दिया, ठीक है। तो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय उसके साथ में वो नेता गलत काम ना कर सके, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन ना कर सके, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की होगी, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है, और वो नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके, ये संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तीसरा उद्देश्य क्या है, अब वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम खुद को अपने आप से बचा सकें, ये संविधान का तीसरा महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक है, मतलब उद्देश्य होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये भैया कैसा है, हम अपने आप को अब कैसे बचा सकें, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि सुसाइड वाला कानून तो नहीं है कि अगर हम आत्महत्या करते हैं, भाई वो नहीं यहाँ पर है, ठीक है, आत्महत्या वाला कानून नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, समझो। तीसरा महत्वपूर्ण कारण संविधान के होने का ये है कि हम अपने आप को खुद से बचा सकें। असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत अधिक तीखे सोचने लगते हैं, ठीक है। ऐसे विचार
हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान हमें ऐसी भावनाओं से बचाने में मदद करता है, ठीक है। देखो क्या होता है, कई बार हम बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर के और ऐसा सोचने लगते हैं जो हमारे लिए ही मतलब खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, चैप्टर में वैसे एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि आप क्या क्या होता है, कई बार आपको गुस्सा आता है और आप घर से बाहर भाग जाते हो, कहते हो अब हम घर में ही नहीं आएंगे। अब कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे पियोगे, ठीक है, घर वाले तो आपको खाने पीने को दे रहे थे, अब कहाँ जाओगे, क्या करोगे जाकर के, ठीक है। तो ये आपके लिए नुकसानदेह है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपके नुकसानदेह विचारों से आपको बचाने का काम करता है हमारा संविधान, ठीक है। किस तरह से, अच्छा हमने यहाँ पर आपकी पर्सनल बात की है, बट ये संविधान चूंकि हमारे देश के लिए बनाया गया है, तो ठीक है, देश की संपूर्ण जनता के लिए है, तो उसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगले बिंदु में कहा जा रहा है, संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिसमें देश आस्था रखता है। जैसे कि देश आस्था रखता है लोकतंत्र में, किसमें रखता है, लोकतंत्र में, ठीक है। तो हम ऐसे फैसले नहीं ले सकते जिससे लोकतंत्र को किसी भी तरह का खतरा हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति अर्थात पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत विकृत हो गई हो। हमारे देश के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को मानने वाले अगर ऐसा सोचने लगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बहुत भ्रष्ट हो गए, जैसा कि आज के टाइम पर बंगाल में देखने को मिल रहा है। बंगाल की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि वहां के लोग जो है ना, मतलब हड़ चुके हैं, ठीक है। अब ममता बनर्जी को आप देखते हो, जब भी चुनाव आता है तो उनको कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है। पिछली बार पैर टूटा था, इस बार सर में चोट लग गई, ठीक है। सिंपैथी लेकर के वोट प्राप्त करती हैं और फिर मतलब बैठ जाती हैं कुर्सी पर, और फिर जिस तरह का माहौल होता है वो आप सब जानते हो, ठीक है। कोई कोई नहीं मतलब बचा हुआ है, और उसकी बात मतलब कोई कर भी नहीं सकता है, वहां की मीडिया को भी आज़ादी नहीं है, ठीक है। मैं तो अभी 2-3 दिन पहले देख रहा था कि मीडिया पर इस बात की हो रही थी, एक पत्रकार हैं वो बंगाल की मतलब पूरी की पूरी बता रहे थे, मतलब आउट ऑफ कैमरा बता रहे थे, बट वो उनकी वीडियो लीक हो गई थी, ठीक है, कि किस तरह से बंगाल की स्थितियां हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना हों, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम मतलब इस तरह की चीज़ें अगर हों, ठीक है, किसी भी लोकतांत्रिक देश को मानने, लोकतंत्र को मानने वाले जो अधिकांश लोग हैं, अगर उनके साथ में ऐसा होता है, वो ऐसा देखते हैं कि भाई दलगत राजनीति या फिर पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये बहुत गंदी हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फिर फौजी शासन आ जाना चाहिए। जैसे कि आप देखते हो पाकिस्तान में कई बार क्या होता है कि वहां की जब पार्टी पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो जाती है तो सैनिक अपना शासन चलाने लगते हैं, और वहां पर क्या है कि सैनिक शासन कई बार आ चुका है। एक तरह से हम ये भी कहते हैं कि सैनिकों को वहां पर बहुत अधिक अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ऐसा ना हो, ठीक है, इस भावना में बह करके बहुधा इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते कि लंबे दौर में तानाशाह शासन उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे भारत देश में इससे पहले राजतंत्र था, ठीक है, एक तरह से कह सकते तानाशाही शासन था, ठीक है। जैसे चाहे वैसे नियम बनाने का अधिकार राजाओं को दिया गया था। वो बात अलग है कि मतलब नियम कैसे बनाते थे नहीं बनाते थे हमें उससे मतलब नहीं है, बट उनको अधिकार था, ठीक है। इसके बाद में अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने जैसे चाहे वैसे अधिकार बनाए, हमें लूटा घसूटा जो चाहा वो किया। अंग्रेज एक तरह के तानाशाह थे हमारे लिए, ठीक है। अगर हम पार्टी पॉलिटिक्स को बदल करके तानाशाह को ले आते हैं, अगर हमारी ऐसी सोच काम कर जाती है तो हमारे हितों को तहस नहस कर देगा ये, या फिर फौजी शासन आ जाता है तो हमारे हितों को ये भी तहस नहस कर देंगे। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। ऐसी जो सोच हमारे मन में आ जाती है, ठीक है, ऐसी जो विचारधारा हमारे मन में आ जाती है, ठीक है, अगर ये विचारधारा सफल हो जाए, अगर हमारी ये सोच पूर्ण रूप से सफल हो जाए तो हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा, हमारे देश की ऐसी कम तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे विचारों से बचाने का काम एक अच्छा संविधान करता है। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह के उन्माद से बचाता है। ये ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है, ठीक है, और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है, ठीक है। नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा जिन अधिकारों से या फिर जिन नियमों से होती है उन नियमों को पलटने से रोकता है ये संविधान, हमारा एक अच्छा संविधान, ठीक है। तो हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, कोई भी मतलब तानाशाह आकर के आसानी से बैठ करके हमारे संविधान को नहीं पलट सकता, ठीक है। तो संविधान का तीसरा मुख्य कर्तव्य यह होता है कि हमें खुद से बचाना, हमारी ऐसी सोच से हमें बचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे चैप्टर का लगभग 50% पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आगे का टॉपिक हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। अब बात आती है भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों की, ठीक है। भारतीय संविधान में दिए गए कुछ मुख्य कह सकते हैं विशेषताओं को यहाँ पर हमें डिस्कस करना है। हाँ,
तो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है भारतीय संविधान के कुछ मुख्य लक्षणों को। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान में दी गई कुछ विशेष नीतियों के बारे में, फिर विशेष नियमों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से विशेष नियम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि संघवाद हो गया, विधायिका हो गया। एक बार देख ही लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम मुख्य लक्षणों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में संघवाद को डिस्कस करेंगे, फिर संसदीय शासन पद्धति को डिस्कस करेंगे, फिर शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया वो डिस्कस करेंगे, फिर मौलिक अधिकारों को डिस्कस करेंगे, फिर धर्मनिरपेक्षता को डिस्कस करेंगे, एंड इसके बाद में डॉक्टर बी आर अंबेडकर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई जो कि हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। फिर मौलिक अधिकारों वाला टॉपिक दिया गया जो डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद में शब्द संकलन है और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आते अपने मुख्य टॉपिक पर और फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप अगर चाहें तो इस चैप्टर को 2 पार्ट में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा जो वीडियो है 1 डेढ़ 2 घंटे की जा सकता है। ठीक है, तो आप 2 पार्ट में भी देख सकते हैं। तो भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों में सबसे पहले बिंदु में कहा जा रहा है 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। देखो यहाँ पर 2 शब्द दिए गए, एक 20वीं सदी और एक दशक। ठीक है, तो दशक का अर्थ होता है 10 साल। ठीक है, दशक अर्थात 10 साल पुराना हो चुका था, और 20वीं सदी अर्थात सन 1900 से 2000 के बीच तक आते आते, हम कह सकते हैं 1920 1930 तक आते आते हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था ये 10 साल पुराना हो चुका था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे भारत देश में कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में होती है, एंड फिर इसके बाद में धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाते बड़े पैमाने पर। वैसे तो 1880 से ही आंदोलन चल रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन की जो हम मुख्य धारणा कहते हैं वो कांग्रेस ने आकर के, कांग्रेस एंड फिर इसके बाद में जो और अधिक संगठन बनने लगे उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी दिसंबर में। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा। ठीक है, तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया था। 1 मिनट इरेज कर देते हैं। हाँ, तो हमारे भारत देश में जो 10 साल से ये राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, इसमें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो लोग इन आंदोलनों में भाग ले रहे थे, उन्होंने इस बात पर काफी विचार किया कि स्वतंत्र भारत हमारा किस तरह का होना चाहिए। इसके पीछे के रीजन कई सारे थे, जैसे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। अर्थात ब्रिटिश नागरिक जो अंग्रेज अफसर थे वो नियम बना करके लाते थे और हमारे ऊपर उन नियमों को थोप देते थे, और वही नियम हमारे देश की जनता को मानने पड़ते थे, यहाँ के नेताओं को मानने पड़ते थे। ठीक है, तो ये एक सबसे पहला इनके लिए पॉइंट था, जो कि इन्हें खुद अपने नियम तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, देश की जनता को ऐसा अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने हिसाब से नियमों को बनवा सके। ठीक है, दूसरा, औपनिवेशिक शासन के लंबे अत्याचारी, 1 मिनट, औपनिवेशिक राज्य किसे कहते हैं ये भी समझ लो। देखो, इसका अगर हम डेफिनेशन आपको बताएं तो एक विदेशी राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी देश की प्रभुसत्ता अर्थात शासन और नियंत्रण करने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र सत्ता, ठीक है, ग्रहण करना। कहने का अर्थ यहां पर है जैसे हमारे भारत देश के ऊपर कानूनी रूप से अंग्रेजों का अधिकार था कि वो यहाँ के सभी निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो वो एक औपनिवेशिक राज्य का हमारे देश के ऊपर शासन था, ब्रिटेन का। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन को कानूनी रूप से ये अधिकार प्राप्त था, हमारे भारत देश के ऊपर नियंत्रण प्राप्त था, वो यहाँ पर अपने सारे के सारे नियम लागू कर सकते थे। ठीक है, और वो करते भी थे। ठीक है, तो ये एक औपनिवेशिक राज्य हुआ जाकर के। ठीक है, तो औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने अपने मनमाने ढंग से अपने अधिकारों को मतलब अपने सपनों को पूरा किया उन्होंने। ठीक है, और अपने मनमाने ढंग से सारे के सारे नियम लागू करवाए थे। ठीक है, तो यहाँ के लोगों को इतना मतलब एहसास हो चुका था कि देश एक लोकतांत्रिक देश की राह पर चलना चाहिए, और यहाँ पर जो भी नियम बनाए जाएं, ठीक है, उसमें भारतीय जनता का योगदान हो। ठीक है, भारतीय जनता की उसमें सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता नहीं चाहती है और आप वो नियम बना करके दे दो। ठीक है, यहाँ की जनता के विरुद्ध। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी अगर आप देखो तो संविधान में अगर आपको कोई भी नियम बनाना है तो उसमें आपको पहले पारित करना होता है विधानसभा में, एंड उसमें पारित करते समय आपको वोट चाहिए होते हैं। ठीक है, 1/3 आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं अगर आपको कोई बड़ा चेंजमेंट करना है तो। ठीक है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाता है। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में एक लक्षण यह भी कि भारतीय संविधान में सभी को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलनकारी नेता थे उन्होंने इसके ऊपर विचार करके निर्णय लिया था कि प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। कुछ बातें तो यहाँ के जो राजनेता थे उन्होंने मतलब संविधान के निर्माण होने से पहले तय कर ली थी। जैसे कि पहली बात तो
ये हो गई कि यहाँ के जो भी नियम बनाए जाएंगे उसमें भारतीय जनता का योगदान होना चाहिए, ठीक है। जनता के विरुद्ध आप नियम नहीं बना सकते, ठीक है। इन जिन नियमों को, क्योंकि जिन नियमों का वो पालन करते थे उन्होंने खुद नहीं बनाया था, ठीक है, अर्थात भारतीयों ने नहीं बनाया था। जो भी नियम बनाए जाएंगे भारतीयों द्वारा ही बनाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा, भारत एक लोकतांत्रिक देश की राह पर चलेगा। तीसरा, प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सरकार में हिस्सेदारी लेने का अधिकार सभी को होगा। ये कुछ 4-5 नियम जो हैं, 4-5 बातों पर ये बिल्कुल सहमत थे, ठीक है। एंड इसके बाद में अब इनके सामने बात ये थी, अभी इनको ये तय करना था कि लोकतांत्रिक शासन का गठन कैसे किया जाए, अर्थात यहाँ की सरकार किस तरह की होनी चाहिए, लोकतांत्रिक शासन का गठन कैसे किया जाए, कि सरकार कैसे बनाई जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा उसके काम काज के नियम क्या होने चाहिए, सरकार का गठन कैसे किया जाए, एंड इसके अलावा एक मिनट, हाँ, सरकार का गठन कैसे किया जाए, एंड इसके अलावा सरकार के काम काज का नियम क्या हो, ठीक है। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था कि भाई हम मीटिंग बैठे और बैठ करके हमने निर्णय ले लिया, ये हमने बता दिया कि भाई इस तरह की सरकार को रख लो तो सही रहेगा, ठीक है, और मतलब इस तरह से काम ये लोग संभाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि नहीं, आमतौर पर हम कोई घर में काम होता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेते कि भैया ये बाबा या ताऊ या दादा क्या करे, तो बता दिए कि ऐसा कर लो, काम चल जाएगा। तो ऐसा करना तो बस का था नहीं, क्योंकि पूरे देश का निर्णय लेना था। तो इसमें लगभग 300 लोगों ने अपना योगदान दिया, ठीक है, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रहीं, ठीक है, और 1949 तक की बैठकें होती रहीं। उसके बाद में संविधान बनकर के तैयार हुआ। क्या कहा जा रहा है, समझो। लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और कामकाज के नियम क्या होने चाहिए। अब अगर कामकाज की बात की जाए तो सरकार में बहुत सारे कामकाज होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनके लिए निर्णय लेना होता है। आम जनता के भी बहुत सारे कामकाज होते हैं, उनके लिए भी कानून बना होता है। तो सभी क्षेत्रों के कानून बनाने की जिम्मेदारी किनके ऊपर दी गई, इन 300 से ज्यादा लोगों को दी गई, ठीक है। इन 300 से ज्यादा लोगों ने इस जिम्मेदारी को उठाया, जो कि 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। और इन्होंने 3 साल लगा करके एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार किया जिसे आज भी हम मानते हैं और सम्मान की नजर से देखते हैं, ठीक है। इतने साल बाद भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है संविधान सभा के सदस्य, एक मिनट, हाँ, संविधान सभा के सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे देश में कई समुदाय के लोग रहते थे। भाई भारत में अजय उस समुदाय के बारे में पहले ही बात कर चुके, कई सारे धर्म, जाति, लिंग, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ठीक है, भाषा बोलने वाले, अलग अलग देखो कई सारी भाषाएं बोलने वाले, अर्थात भारत में विविधता बहुत अधिक थी, ठीक है, विविधता बहुत अधिक थी, अर्थात कई सारे समुदाय के लोग रहते थे। उनकी ना तो भाषा एक थी, ना तो धर्म एक था, ना ही एक जैसी उनकी संस्कृति थी, ठीक है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से भी गुजर रहा था। अब आप कहोगे इस उथल पुथल का अर्थ क्या है, तो हमारा जब संविधान लिखा जा रहा था तो उसमें उस समय उथल पुथल कई सारी थी। सबसे पहले उथल पुथल ये थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होकर रहेगा, तो बंटवारा तय हो चुका था। दूसरा, कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि वो किधर जाएंगी, तो उनके लिए भी नियम बनाना था, ठीक है। अब उनके लिए नियम बनाए जाए या नहीं बनाए जाए। अच्छा, जब चूंकि 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया था और 1947 में हमको आजादी मिली, तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ नहीं था लेकिन तय हो चुका था, ठीक है। तो इसके लिए भी कानून बनाने हैं, ठीक है। तो यहां पर एक ये भी उथल पुथल मची थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी संविधान सभा के सदस्यों के ऊपर कि अब क्या किया जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बहुत भयानक थी, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी अधिक लूट मार मचाई थी कि भारत की जनता जो थी उसकी ऐसी कम तैसी हो चुकी थी, भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी कम तैसी हो चुकी थी, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाई दिया। समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज हमें दिया जिसमें दो चीजों को विशेष रूप से देखा गया। एक, सबसे पहला ये कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे। देश में जो अलग अलग समुदाय रहते हैं, कई सारे समुदाय के लोग रहते हैं, कई सारी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग रहते हैं, उनके बीच में ऐसी भावना ना आ सके कि वो अपना एक अलग देश मांगने लगे, ठीक है। वो देश के टुकड़े टुकड़े ना कर दें, इसलिए राष्ट्रीय एकता बनी रहे, ऐसी चीजों को इस संविधान में रखा गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते हुए भारत की विविधता के प्रति भी सम्मान दिखाई दिया कि भारत में जो विविधता पाई जाती है, विविध प्रकार के धर्म हैं, विविध प्रकार की भाषाएं हैं, विविध प्रकार के भोजन हैं, विविध प्रकार का पहनावा है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान को बनाया गया, ठीक है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन, जाति प्रतिनिधियों के चयन, एक मिनट, सॉरी, जन प्रतिनिधियों के चयन में जनता
की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। कहने का अर्थ यहाँ पर यह कि जो संविधान बना करके तैयार किया गया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए कि भाई सामाजिक सुधार किया जाए, ठीक है, और आर्थिक सुधार भी किया जाए, जैसे कि हाँ, आर्थिक सुधार भी किया जाए, जिससे जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। इसमें काफी जोर होना चाहिए। अगर सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो ये जनप्रतिनिधि हैं ऐसी कम तैसी कर देंगे जनता की, और अगर मतलब आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो बार बार फायदा उठाएंगे, ठीक है, ऐसा होता भी है, ठीक है। तो इस चीज का इन्होंने बहुत ही विशेष ध्यान रखा है इसमें, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम क्या है कि 4-5 महिलाओं को एक साथ बिठा दें, ठीक है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं एक साथ 1 महीने तक काम नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में कोई ना कोई झगड़ा होने लगेगा, और अगर कंपटीशन रख दिया जाए तो पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। लेकिन यहां पर 300 लोगों ने एक साथ बैठ करके भारतीय संविधान सभा के, देखो औरतों की केवल बात नहीं कर रहे, पुरुषों की भी अगर हम बात करते हैं, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन रख दिया जाए, ठीक है। और कंपनी में अगर हम देखें तो आप देखो कई बार लड़कों के बीच में भी झगड़ा होने लगता है, ठीक है। लेकिन यहां पर इन संविधान सभा के सदस्यों के बीच में एकता की इतनी जबरदस्त भावना थी कि भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा की गई। जो भी प्रावधान दिया गया, ठीक है, सभी प्रावधानों पर, एक एक नियम के ऊपर सभी लोगों ने अपने अपनी बात को रखा और जमकर चर्चा की गई, और सभी लोगों की सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर भी थे। जो बात रखी जाएगी, जो नियम बनाया जाएगा, उसमें सभी लोगों की सहमति विकसित हो, इस बात के लिए सभी गंभीरता से अपनी बात को रखते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हाँ आज कह दिया कल बदल देंगे, मतलब टाला मटोली करके और काम चलातू नियम बन जाए, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं। गंभीरता से हर एक प्रावधान को, उसके ऊपर चर्चा की गई, उसको देखा गया, समझा गया, और फिर संविधान की रचना की गई, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया मुख्य जो तत्व हैं, वो हमने संविधान के यहां पर देख लिए। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों की, जैसे कि संघवाद, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्कस करने के लिए हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है, जिनको यहां पर देख लेते हैं। तो संविधान सभा के, सॉरी, भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का उल्लेख यहां पर किया गया, ठीक है। जैसे कि ऐसे कई सारे देखेंगे, ठीक है। इसको देखने से पहले एक यहां पर नोटिस दी गई, इसको देख लेते हैं। तो इसको पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिएगा, जिनसे इस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि जिन इस संविधान के रचयिता जो हैं, ठीक है, जो रचनाकार 300 लोग हैं, वो सभी लोग जिस भावना से जूझ रहे थे, ठीक है, जिन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस संविधान की रचना की है, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इन आयामों का अध्ययन कीजिएगा। कौन कौन से? एक विविधता, एक देश की एकता, दूसरा सामाजिक आर्थिक सुधार, और प्रतिनिधित्व की, जनता का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक थे, इनको ध्यान में रखते हुए आपको इनको समझना है। इसे समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके पहले हमें सबसे पहले डिस्कस करना है यहाँ पर संघवाद को, ठीक है। संघवाद क्या होता है ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। और संघवाद में क्या क्या प्रावधान, हमारे भारत देश में क्या संघवाद का अर्थ क्या है, कैसे संघवाद रखा गया, इसको समझते हैं, ठीक है। आपने संघवाद के बारे में अमेरिका से रिलेटेड जो थोड़ी जानकारियां देखी होंगी, वो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर संघवाद की जो बात की गई उसको समझिएगा। तो संघवाद में कहा गया, इसका मतलब होता है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना, ठीक है। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं, केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं, और पंचायती राज व्यवस्था का शासन भी है। ये शासन का तीसरा स्तर आपको देखने को मिलता है। पहला आप देखते हो केंद्र स्तर का, जो कि पूरे देश का शासन संभालता है। दूसरा राज्य स्तर का, जो एक अपने अलग सीमित क्षेत्र में राज्य का शासन संभालता है। और तीसरा आपको मिलता है पंचायती राज व्यवस्था, जो कि गांव या फिर क्या है कि आपका शहर का शासन संभालता है, ठीक है। आप देखते हो शहर का मेयर बनता है, या फिर हम कह सकते हैं चेयरमैन, ठीक है। और कहीं पर आप देखते हो प्रधान बनता है, मुखिया बनता है, तो उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो संघवाद का अर्थ है एक से अधिक स्तर की सरकारों का होना, और हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र, राज्य और पंचायती राज, ठीक है। अच्छा, पंचायती राज के बारे में और राज्य स्तर के बारे में हम क्लास 6 एंड 7 के एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। हमने जिसके बारे में कक्षा 6 में पढ़ा था वो था पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई, आप जाकर के पढ़ लीजिएगा। एंड क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था राज्य सरकार के कामकाजों के बारे में, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं गए थे, बट हमने बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक समझे थे कि राज्य सरकार किस तरह से, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है एंड किस तरह से ये अपना कार्य करती है, ठीक है। इस साल क्लास 8 के एनसीईआरटी में हमें समझना है केंद्र सरकार के बारे में, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से क्लास 6 एंड 7 एंड 8 की एनसीईआरटी जो पॉलिटी है ये एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक है। तीनों में किस तरह से जानकारियां अलग अलग दी गई, तो इसको ध्यान में रखते हुए ही पढ़िएगा, ठीक है। एक को भी मिस मत करना। अगले पॉइंट में यहां पर दिया रहा है, भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब था कि
कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। अब समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर कहने का अर्थ है चूंकि भारत में विविधता बहुत अधिक है, भारत में बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज भारत में विविधता बहुत, एक तो बहुत सारे समुदाय के लोग रहते हैं और हर समुदाय में आपको विविधता देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि यहाँ पर एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहिए है जहां पर दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। कहने का अर्थ यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ऐसी शासन व्यवस्था लेकर के आए जहां पर मतलब एक क्या ही बताएं। हाँ, अब समझो, देखो कहने का अर्थ यहाँ पर है कि पूरे देश की केवल एक सरकार ना होकर के देश को अलग अलग सरकारों में डिवाइड करना, ठीक है। अगर केवल देश की एक ही सरकार हम बना देते हैं, ठीक है, कि केंद्र सरकार है वो पूरे देश के लिए निर्णय लेगी, तो देश में हम कुछ अमीर वर्ग होगा, ठीक, कुछ गरीब वर्ग होगा, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर क्या है कि भोजन की कमी होगी, ठीक है, भुखमरी होगी, कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर भोजन बहुत अधिक होगा, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर शिक्षा बहुत कम होगी, कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर शिक्षा बहुत ज़्यादा होगी, मतलब शिक्षा का जहां पर शिक्षित वर्ग ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि ब्राह्मण वर्ग पहले शिक्षित था, ठीक है, बाकी जो निची जातियों के लोग थे, ठीक है, उनके पास में शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, तो वो शिक्षित नहीं थे। तो देश में एक ऐसी शासन व्यवस्था हमें लानी है जो किसी एक मतलब पूरे देश के लिए इकट्ठे निर्णय ना ले सके, ठीक है, अलग अलग समुदाय के लिए अलग इलाकों में अपने निर्णय लिए जा सकें। अब समझो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं थोड़ा बहक गया हूँ, ठीक है, टॉपिक पर आकर बात करता हूं। यहां पर शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले ना लेने लगे, ठीक है, कि पूरे देश के फैसला एक ही व्यक्ति ना ले या फिर कुछ मुट्ठी भर बैठे लोग ना लें, ठीक है। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, ठीक है, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सकें, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो अभी आज के टाइम पर कुछ जो विशेष इलाके हैं जहां पर उथल पुथल मची रहती है, एक आपका कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, ठीक है, एंड इसके अलावा हमारे पहाड़ी इलाकों में भी आजकल थोड़ा सा मतलब उथल पुथल मचा रहता है, असम वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहां पर भी। इसके अलावा अगर आप देखो तो केरल साइड में कुछ उथल पुथल मचा रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका प्रावधान इसलिए किया गया ताकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों की डिमांड अलग अलग होती है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि दक्षिण भारत में अगर आप देखो तो कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। आपको उत्तर भारत में अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे। दूसरी चीज पर आते हैं, कई सारे इलाके ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जहां पर शिक्षा का बहुत अधिक मतलब बोलबाला है, जहां पर शिक्षित वर्ग बहुत मिलेंगे। जैसे कि केरल राज्य, कहते हैं केरल में शिक्षा का स्तर बहुत हाई फाई है, ठीक है। आप वहीं आ जाओ बिहार में, उड़ीसा में चले जाओ, ठीक है, उड़ीसा में चले जाओ। उड़ीसा के अलावा आप चले जाओ कहां पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, तो वहां पर शिक्षा का स्तर डाउन है। अब अगर केवल देश की कोई एक सरकार दिल्ली में बैठ करके पूरे देश के लिए निर्णय लेगी तो एक जैसे निर्णय लेगी, ठीक है। और एक जैसे निर्णय लेने के लिए कुछ लोगों के साथ में ये अच्छा होगा और कुछ लोगों के साथ में बहुत खराब होगा, ठीक है। जैसे जिनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब जिनको मतलब ज्ञान नहीं है, ठीक है, जिनके पास में शिक्षा नहीं है, ठीक है, उन तक क्या है कि उनके साथ उनके अधिकारों का हनन होगा। और जिनको मतलब शिक्षा बहुत अधिक प्राप्त है, जो ज्ञानी है, उनको इसका लाभ मिलेगा, ठीक है। तो क्या किया गया यहाँ पर कि एक से अधिक स्तरों की सरकार की व्यवस्था की गई ताकि अलग अलग इलाकों की डिमांड के हिसाब से, ठीक है, वहां के फैसले लिए जा सकें, ठीक है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो योगी जी ने आने के बाद में बहुत बड़े पैमाने पर एनकाउंटर करवाए थे, ठीक है। ये मतलब हर राज्य के लिए तो जरूरी थे नहीं, बताओ, हर राज्य के लिए तो जरूरी नहीं थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूरी था इसलिए उन्होंने करवाया। आज के टाइम पर पंजाब भी ही मांगता है, ठीक है, मांगता है कि नहीं मांगता, आप बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रांत की सरकारों का की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी राज्यों, एक मिनट, हाँ, भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार दिया गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले प्रांतीय स्तर की सरकारों की व्यवस्था की गई जिन्हें हम राज्य सरकार कहते हैं, राज्य स्तर की सरकार कहते हैं। और फिर भारत के सभी राज्यों को कुछ विशेष मुद्दों पर, कुछ मुद्दों पर अपनी खुद फैसले लेने का अधिकार भी दे दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय महत्व की बातें हैं, ठीक है, उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया केंद्र सरकार को, ठीक है, कि केंद्र आप बैठ करके केवल राष्ट्रीय महत्व के जितने भी सवाल हैं उनके ऊपर कानून बनाओगे,
ठीक है। राज्य के अंदर की जो बात रहेगी, ठीक है, राज्य के अंदर की जो व्यवस्था रहेगी उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया राज्य सरकार को। जैसे कि शिक्षा है, तो शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के ऊपर जो भी अधिकार कानून बनेंगे वो राज्य को अधिकार दिया गया, ठीक है। शिक्षा जो है राज्य की सूची में आता है, तो शिक्षा के ऊपर जो भी कानून बनेंगे उसको बनाने का अधिकार दिया गया राज्य सरकार को, ठीक है। इसी तरह से और भी कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकार को कुछ भूमिका दी गई कि राज्य आप अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने इलाकों में कानून बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व की जो बातें, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो गया, ठीक है, तो उसके लिए राज्य कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्णय लेने का अधिकार केवल केंद्र को यहां पर दिया गया। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता की कौन कौन से टॉपिक पर राज्य निर्णय लेगा और कौन से टॉपिक पर केंद्र निर्णय लेगा, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई। वो सूचियां यहां इस बुक में नहीं बताई गई, ठीक है। अगर क्लास 8 में होती तो मैं आपको जरूर बताता, बट वो यहाँ है नहीं, ठीक है, तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे। तो इनमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। राज्य स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है और केंद्र स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। इसके साथ संविधान में यह भी तय किया गया है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए पैसे का इंतजाम कहां से करे, ठीक है। और संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात यहां पर कही, थोड़ा सा इसको समझ लो। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि देखो हमारे देश में कुछ सूचियां, संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं, ठीक है। इन सूचियों में बताया गया है कि राज्य स्तर की सरकार किन मुद्दों पर अपने कानून बना सकती है और केंद्र स्तर की सरकार किन मुद्दों पर अपने कानून बना सकती है, ठीक है। एंड इसके अलावा पैसे का इंतजाम कहां से किया जाए, यह भी इस संविधान में बताया गया कि राज्य स्तर की सरकार पैसे का इंतजाम कहां से करेगी, केंद्र स्तर की सरकार पैसे का इंतजाम कहां से करेगी, और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पैसे का इंतजाम कहां से करेगी, ठीक है। एंड इन सबके अलावा जो संघवाद है, ठीक है, संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, ठीक है। अर्थात केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र के नीचे काम नहीं करते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत मिलती है, ठीक है, ताकत और अधिकार मिलते हैं। ये बहुत ही गहरी बात यहां पर की, थोड़ा सा डीपली समझिएगा। अगर हम केंद्र की बात करें, ठीक है, तो केंद्र को ताकत मिलती है संविधान से, ठीक है। जिस तरह से केंद्र को संविधान से ताकत मिलती है उसी तरह से राज्य सरकार को भी संविधान से ही ताकत मिलती है। राज्य सरकार केंद्र के अधीन रहकर काम बिल्कुल भी नहीं करता है, संविधान के अधीन रहकर काम करता है, ठीक है। तो राज्य जो है उसको ताकत मिलती और अधिकार मिलते हैं संविधान से, उसी तरह से केंद्र सरकार को भी ताकत और अधिकार मिलते हैं संविधान से। संविधान को हमारे देश में सर्वोच्च माना गया, ना कि केंद्र सरकार को, ठीक है। अगर केंद्र सरकार सर्वोच्च होती, ठीक है, और राज्यों को क्या किया जाता कि केंद्र सरकार के अधीन किया जाता, तो आज नहीं तो कल केंद्र सरकार राज्यों को अपने अंतर्गत कर लेती, ठीक है, मतलब अब उसका मतलब अपने अंदर समाहित कर लेती, और हो सकता है कि पूरे देश को अखंड देश बना करके और फिर एक कोई राजा आता और केंद्र को मतलब नियंत्रित करके और पूरे देश को गुलाम बना लेता, ठीक है। तो ऐसा यहां पर किया गया, ठीक है। संविधान को सर्वोच्च माना गया और संविधान की मदद से, ठीक है, संविधान में कुछ विशेष प्रावधान दिए। अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई सवाल खड़ा होता है, ठीक है, तो वो राज्य के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी केंद्र कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो लद्दाख में भी ऐसा ही किया गया, ठीक है। अगर राष्ट्रीय महत्व की कोई बात आती है तो केंद्र सरकार को यह ताकत दी गई है कि वो राज्य के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी दे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। हाँ, हमने मतलब ये राज्य और केंद्र की बात देख ली। अब अगर जनता की बात की जाए तो जनता के लिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भारत के सभी लोग, ठीक है, भारत के सभी नागरिक, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर एक कोई भिखारी ही क्यों ना हो, ठीक है, सभी को सभी स्तर की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और पंजाब में जाते हैं तो पंजाब की नीतियां आपके ऊपर लागू नहीं होंगी, या पंजाब में रहते हैं और आप कश्मीर में जाते हो तो कश्मीर की नीतियां आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। जिस राज्य में जाओगे उस राज्य की नीतियों का पालन आपको करना ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में कहा, अगला जो हमारा है वो है संसदीय शासन पद्धति। आई थिंक इसमें ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, संघ बात को समझने में, ठीक है, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए बट लग गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे समय का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, ठीक है, हम अपने नेता का चुनाव करते हैं। तो वही यहां पर कहा गया है संसदीय शासन पद्धति में कहा जा रहा है कि सरकार के सभी स्तरों, चाहे केंद्र स्तर की हो, राज्य स्तर की हो, या फिर आपकी मतलब ग्रामीण स्तर की जो होती है पंचायती राज व्यवस्था, तो प्रधान का भी हम चुनाव करते हैं, ठीक है। दूसरा, हम सांसदों को चुनते हैं और सांसद जाकर के अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं। एंड इसके अलावा हम विधायकों का चुनाव करते हैं जो आगे चल करके जाते हैं, अपने नेता को चुनते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, ठीक है। तो सरकार में सभी स्तर के प्रतिनिधियों का चुनाव
चुनाव लोग खुद करते हैं, अर्थात जनता करती है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है, सभी को है। 18 साल से ऊपर जिसकी भी उम्र है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा डीपली समझो। जैसे हमारे भारत देश में अचानक एकदम से भारत के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, वोट डालने का अधिकार दिया गया। इस तरह से सभी देशों में नहीं हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, कोई भी देश हो, हर देश में टुकड़ों में वोट डालने का अधिकार दिया गया। पहले अमीर और शिक्षित वर्ग को दिया गया कि आप वोट डाल करके चुनाव कर सकते हो, फिर धीरे धीरे पढ़े लिखे पुरुषों को दिया गया, ठीक है, फिर सभी पुरुषों को दिया गया, फिर पढ़ी लिखी महिलाओं को दिया गया, फिर सभी महिलाओं को दिया गया। तो इसे टुकड़ों में सभी को दिया गया, लेकिन हमारे देश में क्या किया गया, सभी वयस्क नागरिकों को एक ही बार में वोट डालने का अधिकार दिया गया। इसके पीछे संविधान सभा के सदस्यों ने तर्क ये दिया कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो मुसीबतों को हमारे देश की जनता ने झेला, ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने योग्य बना दिया है, मतलब इस योग्य बना दिया है स्वतंत्रता संघर्ष ने कि अब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल कर सके। उन्हें विश्वास था कि इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जब ये निर्णय लिया कि वयस्क मताधिकार रहेगा और सभी को वोट डालने का अधिकार रहेगा, तो उन्होंने इसके पीछे का तर्क एक ये भी दिया, उनका विश्वास था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे लोकतांत्रिक सोच को प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है, सभी लोगों को लोकतंत्र में भरोसा होगा, ठीक है, लोकतंत्र के बारे में सभी लोग जान पाएंगे कि आखिरकार लोकतंत्र क्या है। एंड इसके अलावा हमारे देश में जो भेदभाव होता है जाति को लेकर के, ठीक है, वर्ग को लेकर के, औरत और मर्द को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, ठीक है, ये भेदभाव वाली बेड़ियां भी टूट जाएंगी, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कोई ब्राह्मण भी अगर चुनाव कर लड़ने के लिए खड़ा है तो वो क्या करता है, वो मतलब ऐसा आप अक्सर देखना कि वो किसी भी नीची जात के व्यक्ति के पैर छूने के लिए तैयार होता है वोट पाने के लिए। हमारे देश के नेता हैं, ठीक है, नीच जात के लोगों के लिए मतलब चुनाव के टाइम पर जाते हैं और उनके घर पे खाना खा के दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो हम जातिवाद का समर्थन नहीं करते, आप हमें वोट दो, ठीक है। वो भले ही मतलब दूसरी बात वहाँ से जाने के बाद में उल्टी करके सारा खाना निकाल दें, ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है, मतलब जातिवाद का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं लेकिन जनता के सामने दिखाते ये कि भाई हम जातिवादी नेता नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मतलब किया गया, अगर ये प्रावधान ना होता तो ये लोग ऐसा करते भी ना, ठीक है, ये लोग ऐसा करते भी ना, ये कहते भाई तुम तो नीच जात के व्यक्ति हो, तुम्हें तुम्हारा वोट मिलने वाला में है नहीं, ऊंची जात के लोगों का वोट मिलने वाला है और इनका ही हम केवल समर्थन करेंगे, ठीक है। तो ये प्रावधान करके बहुत अच्छा किया गया, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होनी चाहिए और ये सही भी है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, आप गरीब हो, अमीर हो, किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, कोई भी जात के हो, चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी क्यों ना हो, ठीक है। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। अगर आपने किसी को वोट देकर के चुना है तो आप उससे सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी पुलिस भर्ती के टाइम पर हुआ भी था, ठीक है, स्टूडेंट्स ने जाकर के अपनी एप्लीकेशन अपने इलाके के विधायक को दी थी जाकर के, ठीक है, यूपी में हुआ था ना, आपने देखा होगा भी, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो जितने भी प्रतिनिधि होते हैं ये जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, अगर कोई भी घटना घटित होती है तो उसके जवाब देने का इनको रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया, इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा अलग हटके टॉपिक से। जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तब तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर इन्होंने कहा था कि यह जो कदम हमने उठाया है ये आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था सफलता लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का घोतक है। घोतक का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है व्यक्त करने वाला, ठीक है, तो गहरी सफलता को व्यक्त करने वाला है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता का एक मतलब घोतक है, अर्थात इसमें गहरी आस्था को व्यक्त करता है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो ये है आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था को व्यक्त करता है और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक शासन की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, अर्थात व्यक्तियों को इसमें क्या मिलेगा कि मतलब जागरूकता लाएगी, ठीक है, ज्ञानोदय अर्थात जागरूकता लाएगी, जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। ये आम आदमी की कुशल क्षेम का अर्थ क्या होता है, सुख संपन्न राजी खुशी, ठीक है, तो आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर
ठीक है, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बातें यहाँ पर कही गई हैं। आगे बढ़ते, इससे पहले एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए हमारे लिए समझना आगे के टॉपिक। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है शक्तियों का बंटवारा। अब हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया वो भी एक बार देख लेते हैं। तो शक्तियों के बंटवारे में कहा जा रहा है, संविधान के अनुसार सरकार के तीन अंग हैं। कितने अंग हैं? तीन अंग हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं जिनको हम नेता कहते हैं। ठीक है, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं नेता लोग, उनको विधायिका की श्रेणी में रखा जाता है। कार्यपालिका में ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। अर्थात कार्यपालिका में वो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं जो कानून का पालन करवाने और शासन चलाने का काम देखते हैं। जैसे कि आप देखोगे जितने भी अधिकारी हैं वो सभी कार्यपालिका का भाग हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो सारे के सारे कार्यपालिका का भाग हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका में वो सभी लोग आते हैं जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जो न्यायालय होते हैं ना उन्हीं को हम कोर्ट, ठीक है, उसकी व्यवस्था जो पूरी की पूरी चलती है कोर्ट की, उसको हम न्यायपालिका की श्रेणी में रखते हैं। तो शासन की जो शक्तियां हैं, ठीक है, शक्तियों को तीन भाग में बांटा गया। ठीक है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और दूसरा विधायिका। ठीक है, शासक सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होंगी। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि एक अंग की शक्तियां दूसरे अंग को प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, यहां पर देखो शासन की कार्यपालिका क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, ठीक है, प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों, इन तीनों अंगों की जो शक्तियां होंगी वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी, एक का दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होगा। अगर मान लेते कि भाई विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को एक कर दिया जाए तो नेता लोग अपराध करेंगे। ठीक है, और जब अपराध का न्याय पाने के लिए आप न्यायपालिका में जाओगे तो वही नेता लोग क्या करेंगे, यहां पर आपको न्याय मिलने ही नहीं देंगे क्योंकि न्यायालय उनके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया गया, न्यायालयों को अलग रखा गया, कार्यपालिका को अलग रखा गया और विधायिका को अलग रखा गया। ठीक है, विधायकों को अलग काम दिया गया, कार्यपालिका को अलग काम दिया गया और न्यायपालिका को अलग काम दिया गया। वो इसीलिए किया गया ताकि सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश लगाता है। जो एक अंग है वो दूसरे अंग पर अंकुश लगाने का काम करता है, लेकिन प्रभावित मतलब अधिकार नहीं देता। कैसे अंकुश लगाता है इस बात को यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझोगे तब समझ में आएगा। अंकुश रखता है और इन तीनों अंगों के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब कैसे अंकुश लगाता है इसको थोड़ा सा यहां पर समझो। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्वों की उपेक्षा करने लगे। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर हो जाए, जो हमारे यहाँ के देश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चूंकि उनके हाथ में दिया गया कि आपको कानूनों का पालन करवाना है, कानून लागू करना है और शासन चलाने में देश का शासन चलाने का काम आपको देखना है, देश का शासन चलवाना है। ठीक है, शासन चलाने का जो काम है वो देखना है और कानून का पालन करवाना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर हो जाए कि जो विधायिका है, ठीक है, विधायकों को काम क्या दिया गया, विधायिका को काम दिया गया है कानून बनाने का। ठीक है, तो जो कानून बनाने वाला है उसकी ही बात को ना सुनने लगे। क्या कहा गया, संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व, जो विधायिका के प्रति इनके दायित्व होते हैं, उनकी उपेक्षा करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान संविधान में शामिल किए जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। अर्थात जो कार्यपालिका है, ये जो कार्यवाहियां करता है, उसकी कार्यवाहियों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। जैसे कि अगर हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, हमारे यहाँ के पुलिस कर्मियों को आपने देखा होगा। ठीक है, तो पुलिस कर्मियों की गवाही जो है वो कोर्ट में मान्य नहीं होती है। ठीक है, अगर पुलिस कर्मियों की गवाही कोर्ट में मान्य होती, ठीक है, तो वो तो मतलब झूठा केस लगाकर भी किसी से लूटने का काम करते, जो झूठा केस लगा देते और कह देते कि भाई मैंने देखा इन्होंने ऐसा किया और बस काम खत्म, जाओ। ठीक है, ऐसा हो सकता था क्योंकि पुलिस वालों के हाथ में सारा का सारा कानून का पालन करवाने का आता है, का पालन करवाने का अधिकार होता है। ठीक है, इसलिए इनकी शक्तियों को सीमित किया गया और नियंत्रित किया गया, किनकी, कार्यपालिका के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की। ठीक है, इन कार्यपालिका की शक्तियों को सीमित किया गया और नियंत्रित किया गया ताकि ये जो इनके जो दायित्व हैं, ठीक है, उनकी मतलब विधायिका के प्रति जो दायित्व हैं उनको
पूर्ण रूप से निभा सके, ठीक है, उनकी उपेक्षा ना कर सके। और भी कई सारे टॉपिक थे जो कि हम आगे चलकर के क्लास 10th 11th में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे का पूरा रीजन क्या है और क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से ऐसा किया गया, ठीक है। अभी आप बस इतना समझ लो जो हमने यहाँ पर बताया, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा गया इस अध्याय में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया। हमने कई जगहों पर राज्य शब्द का इस्तेमाल किया है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो राज्य शब्द का इस चैप्टर में कई बार इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखें कि इसका मतलब राज्य सरकारों से नहीं है, ठीक है। राज्य शब्द का इस्तेमाल हम राज्य सरकार से नहीं कर सकते। राज्य अलग है, सरकार अलग है। कैसे अलग है समझो। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसे सरकार से भिन्न अर्थ में लेते हैं। इस चैप्टर में जहां जहां हमने राज्य शब्द का इस्तेमाल किया है तो राज्य शब्द का अर्थ सरकार से अलग होता है। सरकार और राज्य दोनों एक नहीं है। कैसे एक नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे लागू करवाना, ठीक है। लेकिन चुनाव के जरिए सरकार बदल सकती है। सरकार जो है चुनाव के जरिए बदल देते हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? विधायिका की जिम्मेदारी क्या होती है? विधायक मिलकर के अपनी सरकार का गठन करते हैं और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आपको कानून बनाना है और उसे लागू करवाना है, ठीक है। लेकिन चुनाव होता है, सरकार बदल जाती है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु, संप्रभु का अर्थ होता है स्वतंत्र जनता, ठीक है। तो संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का अर्थ यहां पर है कि जो राज्य है वो एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो एक निश्चित भूभाग में रहने वाले, जैसे कि उत्तर प्रदेश का इलाका है, इस पूरे इलाके में रहने वाले संपूर्ण अर्थात जितने भी स्वतंत्र जनता है उस पूरी स्वतंत्र जनता का प्रतिनिधित्व करता है राज्य, ठीक है। और सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जो राज्य में रहने वाली जनता है उसके लिए कानून बनाए और उन कानूनों को लागू करवाए, ठीक है। इस आधार पर हम भारतीय राज्य, नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय राज्य, ठीक है, नेपाली राज्य, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ना कि भारतीय राज्य, नेपाली राज्य, पाकिस्तानी राज्य, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं। जो राज्य है वो एक भूभाग में रहने वाले मतलब स्वतंत्र जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, राज्य, ठीक है। राज्य का इस्तेमाल हम किसी भूभाग के लिए करते हैं। राज्य का अर्थ यहाँ पर किसी राज्य सरकार के लिए नहीं, राज्य सरकार एक अलग है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी कुछ चीज़ों को देखा था, एक मिनट चलते वहीं पर है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था सत्ता का जो यहाँ पर संघवाद है, ठीक है। तो संघवाद में राज्य स्तर की सरकार, ठीक है, केंद्र स्तर की सरकार और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। हमने अब जब जब यहाँ पर देखा था कि सरकारों को बांटते समय प्रांतीय स्तर की सरकारों की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो प्रांत, ठीक है, प्रांत को राज्य की भूमिका दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर प्रांत शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत में कई सारे प्रांत हैं। हम मान लेते हैं कि भाई 28 राज्य इस समय, ठीक है। तो 28 प्रांत हैं, 28 भूभाग क्षेत्र हैं, ठीक है। 28 भूभाग क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मतलब रिप्रेजेंट करने का काम एक ये प्रांत करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और उनके लिए कानून बनाना और उन कानूनों को पालन करवाने का काम होता है सरकार का। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका राज्य का एक हिस्सा होती है। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं सरकार, ठीक है। तो सरकार एक राज्य का एक हिस्सा होती है, ठीक है, और कार्यपालिका भी राज्य का हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है। उसे सरकार के स्थान पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखना। राज्य शब्द अलग है। राज्य एक राजनीतिक संस्था है जो कि निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और सरकार का अर्थ अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, कार्यपालिका को हमने देख लिया। सरकार या कार्यपालिका राज्य का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है, राज्य का हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। राज्य का मतलब है सरकार से कहीं अधिक, ठीक है। राज्य स्थायी है, सरकार स्थायी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, ठीक है। मौलिक अधिकारों की हम यहाँ पर बात करते हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, मौलिक अधिकारों के लिए जो बात कही गई, जो नियम दिए गए, उनको समझते हैं। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। अगर प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। औपनिवेशिक शासन ने क्या किया था? भारत ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में, हाँ, हमारे देश के जो संविधान के रचना करने वाले जो लोग थे, ठीक है, जो 300 लोग थे, उनके दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। क्यों पैदा किया था? ठीक है, क्योंकि औपनिवेशिक शासन आ चुका था। अच्छा, क्या संदेह था? संदेह इनको ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य सरकार इतनी ताकतवर हो जाए कि जनता के हित को ना देखते हुए
फैसले लेने लगे। अब अगर वो जनता के हित को ही ना देकर फैसले लेगी तो ये लोकतांत्रिक शासन कैसा है, ठीक है। तो औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में एक संदेह भर दिया था, ठीक है। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग को से बचा स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचाने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए, और ये लिखित अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए, ठीक है। जो हमारे देश के राष्ट्रवादी थे वो ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए कुछ लिखित अधिकार दिए जाएं। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार क्या क्या है, कुछ एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे कि जीवन का अधिकार सभी को है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। तो आप ऐसा कोई एग्जांपल नहीं बना सकते मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जिससे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छिनती है, ठीक है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते जिससे किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की जीवन छिनता है, ठीक है। इसके अलावा 6 मुख्य मौलिक अधिकारों को लास्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है। राज्य और जो अन्य व्यक्ति हैं उनके सामने सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार मौलिक अधिकार करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में कुछ ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए उनके समूह जो उनके समूह की रक्षा कर सके, ठीक है। जैसे कि फलस्वरूप अगर आप देखोगे तो बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की रक्षा, ठीक है, का आश्वासन संविधान में दिया गया है, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय से अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने का अधिकार संविधान में इन्हीं मौलिक अधिकारों की श्रेणी में दिया गया है। सभी को सुरक्षा का अधिकार है, ठीक है। समानता का अधिकार यहां पर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते, इन मौलिक अधिकारों वाले एक मिनट, हाँ, इन मौलिक अधिकारों वाले के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो ये कि हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि भाई जो मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया है, मौलिक अधिकार कई सारे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा कि जो मौलिक अधिकार हैं इनका दोहरा उपयोग आप कर सकते हो। पहला तो उपयोग ये है कि जितने भी नियम बनाए गए, जो भी कानून बनाए गए, उनके लिए आप दावेदारी कर सकते हो कि इस कानून को बनाया गया है और इस कानून को मतलब पालन करना चाहिए और ये हमारे लिए कानून बनाया गया है, ठीक है। अर्थात सभी व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि जो अधिकार उनको दिए गए हैं उन अधिकारों की दावेदारी कर सके, ठीक है। दूसरा इसका जो मतलब मौलिक अधिकारों का उपयोग है वो ये है कि ये अधिकार उस सत्ता या संस्था के लिए बाध्यकारी हों जिसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई कानून बनाने जा रहा है कि भाई आज से किसी भी मतलब जो भी किसान फसल उगाएंगे उसका 90% पोर्शन सरकार को जाएगा, तो ये कानून गलत है, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। एंड इसके अलावा जीवन का अधिकार सभी को है, ठीक है। और भी कई सारे मौलिक अधिकार दिए गए, ठीक है। तो ये कानून नहीं बन सकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जीवन का अधिकार दिया गया, तो आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते जिससे कि देश की जनता के का जीवन नष्ट हो जाए, ठीक है। और भी कई सारे जो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों का भी है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का मतलब कार्य क्या है इसको भी समझो। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि और ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। ये पॉइंट इसलिए दिया गया ताकि हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक सुधारों को लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रखे। तो जो नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं ये एक प्रकार के मार्गदर्शक नियम हैं, ठीक है। अगर भारत में कोई भी जो भारतीय राज्य हैं वो जनता के लिए कानून बनाएंगे, गरीबी दूर करने वाले फिर कोई भी कानून बनाएंगे, तो इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही बना सकते हैं, ठीक है। इन नीति निर्देशक तत्वों को मार्गदर्शन के रूप में इनका उपयोग करना ही होगा, ऐसा प्रावधान संविधान में किया गया है, ठीक है। लास्ट तक आते आते थोड़ा सा थक जाते हैं तो मतलब बीच में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसा वैसा हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हम अपनी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की भी बात की गई है हमारे भारतीय संविधान में, ये एक और मतलब आयाम देखने को मिलता है, तो इसको भी समझते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी कहलाएगा जब वहां पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान जो है इस्लाम को अपना राजकीय धर्म मानता है, तो वो देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम अपने हिंदुस्तान को देखें तो यहाँ पर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, राष्ट्रीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश इसीलिए कहलाता है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे जो कि दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। ठीक है, ऐसा मतलब कई बार होता है कि हम अपने इतिहास से सीखते हैं। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश को, अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। भाई देखो, हमारे सभी के, हमारे आपके सभी के कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो संविधान उन लक्ष्यों, उन सिद्धांतों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों अर्थात अपने नेताओं के जरिए साकार करना चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते खेल बदल जाता है, उसी तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाता है वहां की बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा था कहां पर, नेपाल के संविधान में देखा था। ठीक है, जिन देश के संविधानों में भारी बदलाव आ जाता है वहां की पूरी व्यवस्था, बुनियादी स्वरूप यानी कि जड़ जो है वो बदल जाती है। ठीक है, बुनियाद अर्थात जड़, पूरी की पूरी बुनियाद बदल के रख देते हैं। ठीक है, हमने नेपाल में ये देख चुके हैं, वहां लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ, एक मिनट, लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी और फिर एक नया संविधान बनाया गया, उसे लागू भी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते, अब हमें बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दी गई जो कि पढ़ना है और फिर आगे बढ़ना है। बाबा साहब को मैं हमेशा से बहुत मानता हूँ। ठीक है, और इनकी एक फोटो हमारे घर में हमेशा रहती है, मैं अपने रूम में लगा कर रखता हूँ जहाँ काम करता हूँ। ठीक है, तो इनके बारे में आप सभी लोग इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। ठीक है, और जानें। ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। इन्होंने जितना दलितों के साथ किया उससे ज़्यादा सवर्ण जाति की महिलाओं के साथ में किया। ठीक है, अगर आप इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जाति को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिलेगी। इनको ये भरोसा था कि अगर हमारा संविधान को बनाने में योगदान रहेगा तो जो अनुसूचित जात के लोग हैं उनको सुरक्षा महसूस होगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हों, ठीक है, अभी भी अनुसूचित जातियां बेफिक्र नहीं हो सकती। जब कानून बन गया तो उन्होंने एक बात कही कि हाँ, कानून तो बन गया है और कानून में हमने ऐसे प्रावधान भी किए जिससे कि आपकी सुरक्षा होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्र होकर के रहेंगे, क्योंकि इन कानूनों को चलाना, कानूनों को लागू करवाना, कानून का संचालन सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। अब जब तक कानूनों का संचालन करवाना सवर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में है, तब तक आप बेफिक्र होकर कैसे बैठ सकते हो। ठीक है, वो पलट सकते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि उन्होंने अनुसूचित जातियों से आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में बढ़ चढ़ करके शामिल हो। केवल सरकार में ही नहीं, सरकार में तो इनको भाग लेने ही लेना है। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, और सरकार में भाग लो, सरकार के अलावा जो लोक सेवाएं आती हैं, जो आधिकारिक नौकरियां आती हैं, उसमें भी आपको भाग लेना होगा। ठीक है, एंड इसके बाद में आप यहाँ पर ये दो चित्र देख सकते हो, दो फोटोज हैं। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये मतलब आखिरी बैठक हुई थी, आखिरी बैठक के बाद में संविधान की एक प्रति पर, ठीक है, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर अर्थात सिग्नेचर कर रहे हैं। ठीक है, पहले चित्र में जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरे चित्र में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते, अब हमें 6 मौलिक अधिकारों को यहाँ पर डिस्कस करना है। चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है वीडियो। ठीक है, और मैं और अधिक बड़ा नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ, बोलते बोलते मतलब गला भी दर्द करने लगा है, तो लाइक कर दिया करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, एंड शेयर कर देना। ठीक है, और एक कमेंट जरूर करना। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए करना, देश के लिए करना, संविधान के लिए करना, एक कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर हमें बात करना है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकारों की। 6 मुख्य मौलिक अधिकार यहाँ पर दिए गए जिनको हमें डिस्कस करना है। तो पहला मुख्य अधिकार जो यहाँ पर मौलिक अधिकार दिया गया वो है समानता का अधिकार। ठीक है, मैंने अभी कहा था आपको कि समानता का अधिकार दिया गया। तो कानून की नजर में सभी लोग समान हैं, इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिन कानूनों को पालन हमारे भारत देश की आम जनता को करना होगा, उन्हीं कानूनों का पालन हमारे भारत देश के वीआईपी लोगों को भी करना होगा। जैसे जो सजा अपराध करने पर भिखारी को मिलेगी, वही सजा अपराध करने पर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप इस जाति के हो तो आप हमारी दुकान में नहीं आ सकते, आप इस जाति के हो तो आप मंदिर में नहीं आ सकते। ठीक है, संविधान इसका अधिकार नहीं देता। ठीक है, आगे बढ़ते, खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मंदिर हो, मस्जिद हो, ठीक है, खेल का मैदान हो, दुकान हो, ठीक है, होटल हो, हर जगह पर सभी लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसका अधिकार संविधान देता है। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, सभी को अधिकार मिलना चाहिए रोजगार के क्षेत्र में, यह भी अधिकार संविधान में दिया गया। ठीक है, लेकिन इसमें इसके कुछ अपवाद भी हैं जो कि आगे चल करके हमारे आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्लास 9, 10, 11, 12 में दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अपवाद यहाँ पर दिए गए नहीं है। ठीक है, जिसके बारे में इसी किताब में
हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अपवाद के बारे में आगे के चैप्टर्स में भी दिया गया है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, अर्थात किसी की जाति के आधार पर या किसी के लिंग के आधार पर आप उसके साथ में छुआछूत का भाव नहीं कर सकते। ठीक है, छुआछूत की बात उसके साथ में नहीं कर सकते। अगला जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता है, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई भी व्यवस्था, ठीक है, व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने का अधिकार सभी को मिला हुआ है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप अगर भारत देश के नागरिक हो, ठीक है, तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भारत की एक मिनट अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। आप कहीं भी जाकर के अपना भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को रख सकते हो, कहने का अर्थ ये। और ये एक स्वतंत्रता बहुत खराब दी गई है। अगर आप इस स्वतंत्रता को देखोगे तो मतलब हमारे भारत देश के तमाम युवा ऐसे हैं जो आजकल कुछ भी बोल जाते हैं उठपटांग, ठीक है, वो देखते नहीं क्या बोले। ये एक बहुत ही खराब स्वतंत्रता दी गई है। भाषण की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ों को भी रखना चाहिए। ठीक है, मर्यादा में रह करके भाषण देने की स्वतंत्रता ये प्रावधान किया जाना चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, अब आपका मानना क्या है वो आप भी बता सकते हो। ठीक है, सभा या संगठन बनाना अगर आप चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना, तो इसकी स्वतंत्रता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आपको रोक नहीं सकती कि आप बनाओ या ना बनाओ। ठीक है, आपको रोकने वाला कोई नहीं। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो अपनी सभा या संगठन। ठीक है, किसी भी भाग में देश के आ जा सकते हो, रोकने वाला कोई नहीं, आपको कोई नहीं रोक सकता। पासपोर्ट वगैरह की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, एंड इसके अलावा कोई भी व्यापार कर सकते हो, कोई भी जाति के हो, आपको व्यापार करने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोहार हो, मोची बन सकते हो, मोची हो लोहार बन सकते हो। आप नाई की दुकान डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप पूजा कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इसके अलावा कारोबार करने का भी अधिकार आपको दिया गया। ठीक है, आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरियन श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा, लोगों को गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, गुलाम बनाकर बेचते थे, ये इतने रुपए का व्यक्ति, वो इतने रुपए की महिला है। ठीक है, अब नहीं बेच सकते, कानून इसका अधिकार नहीं देता, लेकिन होता भी है। ठीक है, सीट कुर्सी के नीचे से होता है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि भाई छिप छिपा करके होता है। मानव व्यापार आज भी होता है, बहुत सारी लड़कियों को पकड़ ले जाते हैं और बेचते हैं, जाकर के विदेशों में बेचते हैं। ठीक है, आज भी अगर आप देखो तो अधिकतर रेड लाइट एरिया जो है वहाँ पर लड़कियों को ऐसे ही जबरन लेकर के आया गया, जबरदस्ती। ठीक है, और पहले क्या होता था कि जो जमींदार वर्ग था वो जबरदस्ती लोगों से काम करवाता था, तो जबरन श्रम का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो। अगर आपसे कोई करवाता है तो आप पुलिस के पास में मतलब एफआईआर कर सकते हो और इसके बाद में केस करके उसे सजा दिलवा सकते हो। 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उससे आप मजदूरी नहीं करवा सकते। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा और इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ था, बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलैरिटी हो गई और इनका विरोध बहुत सारे लोग करने लगे। बहुत सारे लोग कोर्ट पहुंच गए कि भाई हमारे यहाँ पर वो जो है अपनी कथा करवाने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, और वो उल जुलूल भाषण देते हैं जिससे कि हमारे यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तित हो जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इसका तो अधिकार संविधान में दिया गया है। ठीक है भाई, अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार संविधान में दिया गया है। ठीक है, कुछ ऐसा कह रहे हो जो संविधान में जिसका अधिकार नहीं दिया गया तो आप बताइएगा। ठीक है, भाषण की स्वतंत्रता दी गई, कुछ ऐसा अगर कर रहे हैं जो इनलीगल है तो आप बताइएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, वो लोग केस हार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप अपनी मर्जी के अनुसार अपना धर्म अपना सकते हैं, जो चाहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले में कहा गया है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, इसको बड़ा बारीकी समझो। संविधान में कहा गया है धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय। यहाँ पर सभी समुदायों को नहीं कहा गया, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि आप देखो मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, एंड इसके अलावा बौद्ध, जैन, पारसी, इनको अधिकार दिया गया कि आप अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हो। इसीलिए आपने देखा होगा मदरसे आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे, भारत में बहुत अधिक मदरसे हैं। ठीक है, और मदरसों के खिलाफ लगातार मतलब कई बार आवाज़ भी उठती है। आपने देखी होगी, कई सारे वीडियोस आते हैं कि मदरसों में बच्चों के साथ में गलत हरकतें की जाती हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी वायरल होते हैं। ठीक है, मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसके कहोगे तो मैं प्रूफ भी आपको दे दूंगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारे पड़ेंगे, आप सर्च करके तो देखो। ठीक है, मदरसों में होने वाली गलत हरकतें सर्च करके देखो, एक हज़ार वीडियो आपको मिल जाएगा देखने में। ठीक है, अच्छा, आपको ऐसे गुरुकुल देखने को नहीं मिलेंगे, गुरुकुल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। गुरुकुलों में ऐसी चीज़ हरकतें भी नहीं होती हैं। इसके पीछे का रीज़न ये, क्योंकि गुरुकुल जो है बहुत सीमित हैं। आपको मुश्किल से अगर गुरुकुल देखने को मिलेंगे तो 10-5 भले ही मिल जाएं, इससे ज़्यादा गुरुकुल भी आपको देखने के नहीं मिलेंगे। वो भी कहाँ पर मिलेंगे, आपको जो प्रमुख शहर हैं, जैसे कि आपको वृंदावन में मिल जाएगा। ठीक है, मथुरा वृंदावन में मिल जाएगा, आपको काशी में मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो अब भले ही बन जाए, अभी तक तो नहीं था, अयोध्या में बन सकता है, ठीक है। 2-3 ही गुरुकुल मेरी नज़र में, बाकी ज़्यादा गुरुकुल तो आज हैं, चल भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इनको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा छठा है सार्वभौमिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके, एक मिनट, सार्वभौमिक उपचार, हाँ, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राज्य जो है उसने ऐसा कानून बना दिया कि भाई वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो इस अधिकार का सहारा लेकर के वह अदालत जा सकता है। सार्वभौमिक उपचार का अधिकार, इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत जा सकता है और अदालत उसके लिए निर्णय लेगी कि हाँ, अब जो आप मतलब आपके लिए जो जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपने भोपाल कांड सुना होगा, ठीक है। भोपाल में जो गैस लीक का कांड हुआ था, वहां पर जीवन के अधिकार का हनन हुआ था, ठीक है। सभी को जीवन का अधिकार दिया गया, ठीक है। और भोपाल गैस कांड में अगर आप देखो तो वहां पर कंपनी के द्वारा सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया, तो सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी, तो जीवन के अधिकार का हनन वहां पर हुआ था और वो लोग कोर्ट चले गए थे। फिर कोर्ट ने उनके ऊपर दंड भी लगाया था। ये क्लास 8 के एनसीईआरटी पॉलिटी में इसका एग्जाम्पल दिया गया, हम समझेंगे, आगे समझेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर शायद 7 या 8 में दिया गया, बहुत डिटेल में बात करेंगे इसकी, ठीक है। सार्वभौमिक उपचार का अधिकार, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझेंगे। अब हम बात करते हैं शब्द संकलन की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है मनमानापन। तो जब जब सब कुछ किसी एक व्यक्तिगत फैसलों सॉरी, जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या फिर पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहते हैं। जैसे कि राजा, ठीक है, राजतंत्र, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, तो इसे मनमानापन कहा जाता है। जहाँ नियम तय नहीं किए गए हों, कि जहाँ फैसलों का कोई भी आधार नहीं है, ठीक है, उसे ही मनमानापन कहा जाता है। तो एक राजतंत्र जो है वो मनमानापन है। जैसे कि हम कहते हैं सत्ता को मनमाने ढंग से चला रहे, ठीक है, तो वो गलत है, ठीक है। जहां पर कोई भी नियम लागू ना किया जा रहा हो, जहां पर कोई भी फैसले को मतलब आधार ना हो फैसला लेने का, कोई भी मतलब बिना नियम से फैसला सुना दिया, तो वो मनमानापन कहलाता है। आदर्श, इस शब्द का इस्तेमाल हमने बहुत जगह पर किया था, आदर्श, ठीक है। तो जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है तो उसे आदर्श कहते हैं, ठीक है। इसको आप कई जगहों पर देख सकते हो। हम क्या कहते हैं, इसको आप रोल मॉडल भी कह सकते हो, ठीक है। सभी का अपना अपना कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल कह सकते हो या फिर कह सकते हो हमारा आइडल, ठीक है। आइडल के लिए भी आप आदर्श शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमारे देश के इस चैप्टर में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है हमारे संविधान के लिए। संविधान में अपने आदर्शों को रखा गया, ठीक है, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य और अपने सिद्धांतों को रखा गया, ठीक है। तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया। वैसे आप जिसे अपना आइडल मानते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप किसे अपना आइडल मानते हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, मुझे भी पता लगना चाहिए कि आप किसे अपना आइडल मानते हो। मैं भी देखूं कि भाई उसमें क्या विशेषताएं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था। 19वीं सदी में हुआ था 1885 में, बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसी टाइम पर दिसंबर 1985 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के बाद में बड़े पैमाने पर आगे बढ़ गया था। और इससे पहले आंदोलन हो रहे थे, ऐसा नहीं कि आंदोलन हो नहीं रहे थे, ठीक है। आंदोलन हो रहे थे, कई सारे लोग थे, बट संगठन के माध्यम से नहीं हो रहे थे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं सदी में हुआ था और इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे, बहुत सारी औरतें, आदमी, ठीक है। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणत हुआ, यानी कि 1947 तक जाते जाते रुक गया था। राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं, इस चैप्टर में शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो इसका अर्थ एक ऐसे समाज से जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ठीक है। तो चूंकि भारत की मतलब जो राजनीतिक संरचना है वो व्यवस्थित है, इसलिए हम इसको, भारत को, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कहते हैं। अगला है संप्रभु किसे कहा जाता है, संप्रभु का, ठीक है, इसका इस्तेमाल हुआ है। तो स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम स्वतंत्र जनता के लिए संप्रभु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मानव व्यापार अभी समझ चुके हैं। तो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीज़ों की गैरकानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ड्रग्स की बिक्री अवैध व्यापार कहलाता है, ठीक है। ड्रग्स वो नशे वाली, ठीक है। एंड इसके अलावा आप देखो पक्षियों का व्यापार, ठीक है, अपराधी अवैध व्यापार कहलाता है। एंड इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो बैन हो जाती हैं, ठीक है, अगर उनको आप गैर कानूनी तरीके से खरीदोगे बेचोगे तो वो अवैध व्यापार कहलाएगा। एंड इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो जिन मौलिक अधिकारों की हमने चर्चा की है वहां पर उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब था औरतों और बच्चों को की गैर कानूनी खरीद फरोख्त, ठीक है। औरतों और बच्चों को गैर कानूनी तरीके से खरीदना बेचना, ये मतलब एक मानव व्यापार की श्रेणी में आता है, एंड ये अवैध है, ठीक है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है, ठीक है। औरतों और बच्चों को बहुत बड़े पैमाने पर खरीदा बेचा जाता था, ठीक है। पहले बहुत होता था, आज के टाइम पर ये कम है, मतलब लुके छुपे रूप से चलता है, बट चलता आज भी है, ठीक है। निरंकुशता, इसका मतलब सत्ता या अधिकारों की क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से, क्या, निरंकुशता, ठीक है। सत्ता का हम अन्यायपूर्ण तरीके से मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से
तानाशाही शासन, ठीक है, उसे आप निरंकुशता शासन कह सकते हो, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और अगर सभी समझ में आए तो भी बताना, ठीक है, मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है, ठीक है। वैसे बहुत लोग बताते हैं, ठीक है। आपका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एंड जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर हमने अपनी मतलब एनसीईआरटी की जो हमारी क्लासेस आती हैं उनकी टेस्ट टेलीग्राम पर चलता ही रहता है, क्विज हम प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप हमारी सारी क्विज भी केवल ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज एक तरह की वो हो जाएगी। अगर आपने हमारी फ्री वाले टेलीग्राम चैनल की भी केवल क्विज ज्वाइन कर ली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका बहुत हेल्प मिलेगा उससे, बहुत, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर आप हमसे मैसेज करके कोई भी सवाल कर सकते हो, तो अगर आपको पूछना है कोई सवाल तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। एंड फॉलो ऑन फेसबुक, ठीक है। फेसबुक की आज सर्च करने के लिए तीनों दिए गए, इंस्टाग्राम पर टेलीग्राम की लिंक अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो ये सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर ये सर्च कर लीजिएगा DRIDH.संकल्प, और फेसबुक पर DRIDHSNKLP, ठीक है। एंड जिसे भी हमारे एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो, नोट्स। एंड नोट्स के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है, लिंक के माध्यम से परचेस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट्सएप पर कम लोग मैसेज किया करो, बहुत मैसेज आते हैं, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का है। एंड हमारा अगला चैप्टर रहेगा धर्मनिरपेक्षता की समझ, ठीक है। इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट में वीडियोस आएंगे एंड फिर इस चैप्टर का एक कंप्लीट वीडियो आएगा जो कि हम देखेंगे, ठीक है। 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी सभी लोग लिख दो जय हिंद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।